एपिसोड 11। दो भाइयों का पर्दाफाश। ऊंचे आसमान के मंडप का एक शिष्य भीड़ से अचानक बाहर निकला और उन दो हृष्ट-पुष्ट आदमियों के चारों ओर कई बार घुमा। उसके चेहरे पर कटाक्ष भरी हंसी थी और उसकी आंखों में धीरे धीरे उपहास भर गया। दोनों हृष्ट-पुष्ट आदमियों ने देखा कि यह नया आया व्यक्ति अच्छी नियत से नहीं था, तो उनकी भौहें सिकुड़ गईं। जिस व्यक्ति ने उस आदमी को पकड़ रखा था, उसने घूरकर देखा और गुस्से में चिल्लाया, ओ छोटे लड़के, तुम इस चाचा का सिर चकरा दोगे। तुम क्या चाहते हो? युवा मुस्कुराया और दोनों आदमियों के सामने खड़ा हो गया। उसने जहर से पीड़ित आदमी को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है, लगता है जहर हल्का नहीं है। बेशक, जिस हृष्ट-पुष्ट आदमी ने उस व्यक्ति को पकड़ रखा था, उसने उग्रता से कहा, अगर ऐसा नहीं होता, तो हम दो भाई इलाज क्यों नहीं करवाते और इसके बजाय अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ क्यों आते? हम इस काले दिल वाले सेठ का पर्दाफाश करना चाहते हैं और पड़ोसियों को उसकी असलियत बताना चाहते हैं ताकि भविष्य में वे यहाँ चावल खरीदने न आए। सेठ रघुनाथ बॉसीज का चेहरा पीला पड़ गया। वह नहीं जानता था कि इन दो लोगों का उद्देश्य क्या था। अगर वे जबरन वसूली के लिए आते तो सेठ रघुनाथ समझ सकता था, लेकिन वे उस पर अपराध का आरोप लगाने आए थे, ये सच में भ्रमित करने वाला था। वह उन्हें समझ नहीं पा रहा था। जब वह सोच रहा था, तभी जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे से पूछा, चाचा रघुनाथ, क्या आपने इस बीच किसी को नाराज किया है? सेठ रघुनाथ ने बहुत सोचा और उदास चेहरे के साथ कहा, नहीं। तो क्या आपके चावल के व्यापार ने किसी के धन के रास्ते को रोक दिया है? हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी युवा था, उसने इस दुनिया में बहुत सी साजिशें देखी थी, इसलिए वह तुरंत इस संभावना पर विचार करने लगा। एक छोटा सा व्यापार, ये किसी के धन के रास्ते को कैसे रोक सकता है? सेठ रघुनाथ ने बार बार सिर हिलाया। यह अजीब था। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और मैदान की ओर देखा, इस मामले की संभावना का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अभी भी इसका पता नहीं लगा पाया। मैदान के बीच में ऊंचे आसमान के मंडप का युवा अचानक हंसा और पीले चेहरे वाले व्यक्ति पर गुस्से में चिल्लाया, सावधान। जैसे ही वह चिल्लाया, उसने ब्लैक टाइगर स्टील्स द हॉट नामक तकनीक का उपयोग किया और सीधे जहरीले आदमी के दिल की ओर गया। एक आश्चर्यजनक बात हुई। वह जहरीला आदमी, जिसका चेहरा उदास था और जो प्रकट होने के बाद से लगातार कराह रहा था, मानो वह नरक के द्वार में कदम रखने वाला हो, वह वास्तव में मुक्का मारने पर फुर्ती से पीछे हट गया। उसमें एक कुमारी की तरह स्थिर रहने और भागते हुए खरगोश की तरह फुर्तीला होने का शानदार भाव था। जैसे ही वह हिला, उसके चेहरे की पीली रंगत तुरंत गायब हो गई और वह अतुलनीय रूप से लाल हो गया। देखने वाले आश्चर्य से चिल्ला उठे। वे इस अचानक हुए बदलाव से स्पष्ट रूप से चौंक गए थे। वह जहर से पीड़ित है। ऊंचे आसमान के मंडप के युवा ने दोनों हृष्ट-पुष्ट आदमियों को उपहास के साथ देखा। जहरीले होने के बाद भी तुम्हारे पास इतनी कला है, यह अद्भुत है। अपनी योजना का पर्दाफाश होने के बाद दोनों आदमियों के चेहरे हरे और सफेद हो गए। ऐसा लगा मानो वे वास्तव में जहरीले हो गए हों। देखने वाले भी हंसने लगे। वे मूर्ख नहीं थे। ये सब देखकर वे सच्चाई को कैसे नहीं जान पाते। यह अज्ञात था कि इन दोनों आदमियों का क्या उद्देश्य था, लेकिन उन्होंने वास्तव में जहरीले होने का नाटक किया और रघुनाथ परिवार की चावल दुकान को बदनाम किया, लेकिन ऊंचे आसमान के मंडप के युवा ने उनका पर्दाफाश कर दिया था। कुछ समय के लिए मैदान उन दो आदमियों के लिए तिरस्कार और ऊंचे आसमान के मंडप के युवा के लिए प्रशंसा से भर गया था। ये युवा खुद बहुत पसंद किया जाने वाला था और इस बार युवा नायक का खिताब पक्का हो गया था। जीवप्ती त्रिपाठी को धुंधला सा एहसास हुआ कि ये दो लोगों का नाटक था। ये बहादुरी का नाटक था, कमजोरों की मदद करना और फिर एहसान के लिए उन्हें ब्लैकमेल करना था। अगर उसने अनजाने में उन्हें यहाँ आते समय एक साथ नहीं देखा होता, तो उसे डर था कि वह धोखा खा गया होता। लेकिन वे खुद को इस तरह से क्यों प्रताड़ित कर रहे थे? दोनों हृष्ट-पुष्ट आदमी अब नाटक नहीं कर सकते थे। उन्होंने ऊंचे आसमान के मंडप के युवा को उग्रता से घूर कर देखा और कहा, लड़के, तुम कौन हो? तुम मेरे भाई के काम में दखल देने की हिम्मत करते हो? नीलेश सैसफ्रास ने गर्व से कहा, यह ऊंचे आसमान के मंडप का शिष्य है, नीलेश। ऊंचे आसमान के मंडप के 3 शब्द सुनकर उन हृष्ट-पुष्ट आदमियों में से एक काफी डरा हुआ लग रहा था और उसने कठिनाई से कहा, तो यह ऊंचे आसमान के मंडप का शिष्य था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मनुष्यों में एक ड्रैगन के रूप में पैदा हुए हो। आज हम दो भाई अपनी हार मानते हैं। लड़के, मैं तुम्हें याद रखूंगा। हम किसी दिन फिर मिलेंगे। ये शब्द पहले से ही तय किए गए लगते थे, जिससे जीवप्ती त्रिपाठी को हंसी आ रही थी। नीलेश ने उपहास किया, अलविदा, मैं तुम्हें बाहर नहीं देखूंगा। अब जब चीजें इस बिंदु तक पहुंच गई थीं, अगर कोई अप्रत्याशित परिस्थिति नहीं होती, तो दोनों हृष्ट-पुष्ट आदमी शायद चले जाते। तब इस नीलेश की हर कोई प्रशंसा करता, खासकर सेठ रघुनाथ की कृतज्ञता उसे मिलती। लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी नहीं चाहता था कि सेठ रघुनाथ अंधेरे में रहे। दोनों लोगों के जाने का फायदा उठाते हुए उसने जल्दी से चिल्लाया, आप उन्हें जाने नहीं दे सकते। ये लोग नीच हैं, एक अच्छे व्यापारी को फंसा रहे हैं। आज ये रघुनाथ चावल दुकान है। अगर आप उन्हें सबक नहीं सिखाते, तो कल यह विक्रम कपड़ा घर और गोविंद किराना स्टोर होगा। देखने वालों में से ज्यादातर पास के दुकानदार थे। वे सिर्फ नाटक देख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ये शब्द सुने तो उनका दिल दहल गया। हाँ, वे इन दो नीच लोगों को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते थे? अगर मैं उन्हें आज जाने देता हूं, तो क्या होगा अगर वे कल मेरी दुकान पर आकर मुसीबत खड़ी करें? क्या मैं पैसे और अपनी प्रतिष्ठा दोनों नहीं खो दूंगा? उस समय मैं सेठ रघुनाथ जितना भाग्यशाली नहीं रहूंगा। ये सोचकर जो लोग रास्ता देने वाले थे, वे तुरंत वहीं रुक गए और दोनों हृष्ट-पुष्ट आदमियों को एक अमित्र भाव से देखने लगे। जीवप्ती त्रिपाठी ने नीलेश की आंखों में आश्चर्य और घबराहट का एक निशान स्पष्ट रूप से देखा। इस समय नीलेश ने भी जीवप्ती त्रिपाठी की आवाज के स्रोत का अनुसरण किया और उसे देखा। दोनों लोगों की आंखें मिली और बाद वाले ने तुरंत अपनी अभिव्यक्ति को समायोजित किया। जीवप्ती त्रिपाठी उस पर हंसा और कहा, छोटे भाई, जैसा कि कहा जाता है, अच्छा काम अंत तक करो। तुम और मैं मिलकर इन दो लोगों को क्यों नहीं पकड़ लेते? नीलेश ने देखा कि जीवप्ती त्रिपाठी का शरीर पतला और कमजोर लग रहा था, लेकिन वह वास्तव में उसे छोटा भाई कह रहा था।
अब जब उसकी योजना बर्बाद हो गई थी तो वह परेशान हुए बिना नहीं रह सका। कौन है तुम्हारा छोटा भाई? जीवप्ती त्रिपाठी ने कहा, मैं भी ऊंचे आसमान के मंडप का एक शिष्य हूँ। मैं 3 साल से अधिक समय से संप्रदाय में हूँ। नीलेश की बोलती बंद हो गई। ये सच में उसका बड़ा भाई था। चलो बकवास नहीं करते हैं। जीवप्ती त्रिपाठी आगे बढ़ा और धार्मिकता की एक मजबूत भावना के साथ कहा, जब हम दुनिया में चलते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात बहादुरी शब्द है। बहादुर होना हमारी पीढ़ी का कर्तव्य है। भाई, तुम छोटे भाई को सब कुछ पर एकाधिकार नहीं करने दे सकते। आज तुम और मैं इन दो नीच लोगों को पकड़ने के लिए हाथ मिलाएंगे। हम सेठ रघुनाथ को न्याय देंगे और काले बेर का शहर में न्याय लाएंगे। उसके भाषण ने भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट ला दी। नीलेश बहुत चिंतित था। उसे लगा कि वह एक ऐसे भाई द्वारा एक समुद्री डाकू जहाज में खींच लिया गया है जिसे वह नहीं जानता था। अब वह उतरना भी चाहता तो उतर नहीं सकता था। दोनों आदमी भी उन्हें देख रहे थे। नीलेश ने उनकी ओर देखा और अपराधबोध महसूस किए बिना नहीं रह सका। छोटे भाई, चलो। जीवप्ती त्रिपाठी ने नीलेश के कंधे को पकड़ा और सीधे आगे बढ़ गया। यह क्या बकवास है? नीलेश रोना चाहता था लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। ये बड़ा भाई कहाँ से आया? उसने सच में मेरी योजना बर्बाद कर दी। लेकिन चूंकि यह पहले ही इस बिंदु तक पहुंच चुका था, नीलेश कुछ नहीं कर सका। वह दोनों आदमियों की ओर बढ़ा और अपनी आंखों से उन्हें इशारा किया। उसने उन्हें शांत रहने और उन्हें जाने देने का अवसर खोजने का संकेत दिया। दोनों आदमियों ने थोड़ा सिर हिलाया। ये सब जीवप्ती त्रिपाठी ने देखा और अपनी अटकल की पुष्टि की। सेठ रघुनाथ को चिंता थी कि जीवप्ती त्रिपाठी नुकसान में होगा, इसलिए उसने भी एक वजन उठाया और आगे बढ़ा। वह चिल्लाया, पड़ोसियों, बूढ़ों और जवानों, सिर्फ नाटक मत देखो। आओ और इन दो छोटे भाइयों की मदद करो। चूंकि सेठ रघुनाथ पहले ही आगे बढ़ चुका था, चावल की दुकान के दुकानदार ने भी अपनी वफादारी दिखाने के लिए चिल्लाया। वह भी अपने हाथ में एक खाली कपड़े का थैला लेकर आगे बढ़ा। अभी अभी उसे उन दो आदमियों में से एक ने लात मारी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह बदला लेना चाहता था। सेठ रघुनाथ के नेतृत्व में देखने वालों ने देखना बंद कर दिया और सभी उसकी ओर दौड़ पड़े। एक पल के लिए रघुनाथ परिवार की चावल दुकान के सामने लोगों की भीड़ लग गई। दो आदमियों ने पहले ज्यादा परवाह नहीं की, लेकिन इस दृश्य को देखने के बाद वे इतने डर गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। उनके पास मेरे चेहरे पर मत मारो कहने का ही समय था और फिर अपने हाथों को सिर पर रखकर जमीन पर बैठ गए। एपिसोड 12 मार्शल शिखर, एक नए शत्रु का उदय। जब व्यापारियों ने उन दोनों आदमियों को बुरी तरह से पीटा तो ऐसा लग रहा था मानो बरसों का गुस्सा आज फूट पड़ा हो। उन सब ने मिलकर उन आदमियों पर हमला किया और उन्हें इस कदर पीटा कि उनकी हालत खराब हो गई। ऐसा लग रहा था कि इन आदमियों का अहंकार अब चूर चूर हो गया था। इस भीड़ के गुस्से का कारण यह था कि ये दोनों आदमी केवल साधारण लोग थे, लेकिन उनकी बुरी आदतें थीं जिसकी वजह से वे लोगों से पैसे वसूलते थे। इस भीड़ में रघुनाथ चावल दुकान के कर्मचारी ने सबसे आगे बढ़कर दो कपड़े के थैले उठाए और दोनों आदमियों के सिर पर दे मारे। भीड़ ने ऐसा महसूस किया जैसे आज उनके हाथों में एक नया हथियार आ गया हो। सभी ने मिलकर उन पर हमला किया और उन्हें बेरहमी से पीटा। जीवप्ती त्रिपाठी ने इस भीड़ में घुसने की कोशिश की, लेकिन व्यापारियों की भीड़ ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वह केवल दिखावा ही कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि इन लोगों का गुस्सा किस हद तक जा सकता है। काफी देर बाद जब व्यापारियों का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने उन दोनों आदमियों को जमीन पर पड़ा पाया जो दर्द से कराह रहे थे। उनके सिर से कपड़े के थैले हट गए थे। तभी नीलेश ने अंदर देखा और मन ही मन में हंसा। उसके पैरों में ऐंठन हो रही थी। दोनों लंबे और मजबूत आदमी अब पहचान में नहीं आ रहे थे। उनके चेहरे सूज गए थे और उनका रंग सुअर जैसा लग रहा था। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी मां भी उन्हें पहचान नहीं पाएगी। इसका कारण ये था कि इन दोनों आदमियों में ज्यादा ताकत नहीं थी। भले ही उनकी कमर में तलवारें थीं, लेकिन वे केवल दिखावे के लिए थीं। अगर वे सचमुच में विशेषज्ञ होते तो क्या वे इन आम लोगों के हमलों की परवाह करते? लेकिन फिर से, एक सच्चा विशेषज्ञ ऐसा गंदा काम क्यों करेगा? इन दोनों आदमियों को पीटने के बाद सभी व्यापारियों को लगा कि उनका गुस्सा निकल गया है, लेकिन वे अभी भी एक तरफ इकट्ठा थे और वहां से जाने को तैयार नहीं थे। उन दोनों आदमियों को महसूस हुआ कि भीड़ का मूड ठीक नहीं है और वे बहुत डर गए। उनमें से एक ने कांपते हुए हाथ से नीलेश की ओर इशारा किया और कमजोर आवाज में चिल्लाया, सू। नीलेश का चेहरा बदल गया और वह चिल्लाया, सू का क्या मतलब है? क्या तुम्हें मुझसे कुछ और चाहिए? ये देखकर जीवप्ती त्रिपाठी अपने मन में हंसा। वह आगे बढ़ा और जोर से बोला, ये दोनों नीच लोग, मुझे नहीं पता कि इन्होंने इस तरीके से कितने व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे लोग अपना घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हुए हैं। ये वास्तव में घिनौना है। जीवप्ती के शब्द कुछ अतिरंजित थे, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग व्यापारी थे और एक क्षण के लिए उन्हें सहानुभूति महसूस हुई। रघुनाथ चावल दुकान के कर्मचारी ने तो थूक दिया और कहा, अरे मरने लायक बदबूदार चीजें, हिम्मत कैसे हुई हमारी चावल की दुकान में आकर इतनी उद्दंडता करने की? वह कर्मचारी बस अपना गुस्सा निकाल रहा था, लेकिन किसने सोचा था कि जीवप्ती त्रिपाठी तुरंत कह देगा, हाँ ऐसे लोग सच में मरने लायक हैं। ये छोटे भाई, क्यों ना हम और तुम मिलकर उनमें से एक एक को मार दें, ताकि वे भविष्य में और कोई परेशानी न खड़ी कर सकें। ये स्वर्ग के लिए न्याय होगा। जैसे ही उसने ये कहा, सभी लोग चौंक गए और जमीन पर गिरे दोनों आदमियों के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी को डर से देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुबले पतले नौजवान का दिल इतना क्रूर होगा। नीलेश ने ये देखने के लिए जीवप्ती को घूरा कि क्या वह मजाक कर रहा है, लेकिन जीवप्ती का चेहरा गंभीर था और यह स्पष्ट था कि वह गंभीर था। सच कहूं तो, हालांकि ये दोनों आदमी घिनौने थे, लेकिन वे मरने लायक नहीं थे। जीवप्ती के शब्द निस्संदेह बहुत क्रूर थे। नीलेश हकलाया, भाई ये बहुत ज्यादा नहीं है? बहुत ज्यादा। जीवप्ती ने सिर हिलाया, अगर वे आज सफल हो जाते तो मुझे डर है कि सेठ रघुनाथ की चावल की दुकान दिवालिया हो जाएगी। एक बार जब सेठ रघुनाथ की चावल की दुकान दिवालिया हो जाती है तो उसका परिवार कैसे गुजारा करेगा? ये लोगों को एक निराशाजनक स्थिति में धकेल रहा है, उन्हें मारना कैसे बहुत ज्यादा है।
तुम्हें पता होना चाहिए कि हर चीज के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। शुरू में जब व्यापारियों ने जीवप्ती के मारने के सुझाव को सुना तो वे थोड़ा अनिच्छुक थे, लेकिन इन शब्दों को सुनने के बाद उन्हें लगा कि यह कुछ हद तक उचित है, और एक क्षण के लिए वे नहीं जानते थे कि क्या करना है। लेकिन किसी भी तरह से अगर वे मारना भी चाहते थे तो उन्हें ये करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए सभी ने बस देखा। केवल सेठ रघुनाथ ही अपना मुंह खोलना चाहता था, लेकिन जीवप्ती ने एक नजर से उसे रोक दिया। लेकिन फिर भी तुम ऐसे ही किसी को मार नहीं सकते। नीलेश सचमुच चिंतित था, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने का ये भाई इतना क्रूर और निर्दयी होगा। उसकी मूल योजना इन दोनों आदमियों को बाहर निकालकर सेठ रघुनाथ पर आरोप लगाने देना था और फिर वह खुद इस समस्या को हल कर देगा। इस तरह सेठ रघुनाथ उसके प्रति आभारी होगा और उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक क्रूर बड़ा भाई बाहर निकल आएगा और हर मोड़ पर उसे मारना चाहेगा। ये बहुत बुरा था। नीलेश स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जमीन पर पड़े दोनों आदमी उसे गिड़गिड़ाती आंखों से देख रहे थे, यह उम्मीद कर रहे थे कि वह उन्हें बचा सकता है। उन आंखों में धमकी का एक संकेत भी था। नीलेश उनके अर्थ को कैसे नहीं समझ सकता था। हम सब एक ही रस्सी से बंधे हुए टिड्डे हैं, अगर हम एक अच्छा समय नहीं बिताते हैं तो तुम भी एक अच्छा समय नहीं बिताओगे। हाँ, ऐसी ही आंखें थीं। इस समय जीवप्ती मुस्कुराया और बोला, छोटे भाई, विद्वान साहित्य का उपयोग कानून से खिलवाड़ करने के लिए करते हैं और शूरवीर मार्शल कला का उपयोग कानून का उल्लंघन करने के लिए करते हैं। हमारी नदियों और झीलों का शहर की पीढ़ी में हम में से किसने कुछ लोगों को नहीं मारा है? क्या ऐसा हो सकता है कि छोटा भाई यह नहीं कर सकता? या क्या तुम एक दूसरे को जानते हो, इसीलिए तुम उन्हें मारना नहीं चाहते? नीलेश का दिल धड़क गया। उसने अचानक सिर घुमाकर जीवप्ती को देखा, केवल ये देखने के लिए कि वह एक शरारती मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? नीलेश का चेहरा ठंडा हो गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या उसकी योजना को देख लिया गया है? लेकिन शुरू से अंत तक उसने कोई खामी नहीं दिखाई। उसे कैसे देखा जा सकता है? वह नहीं जानता था कि जीवप्ती केवल एक अनजाने में एक नजर के कारण इसे देख पाया था। ये सब वास्तव में एक संयोग था। अगर वह नजर न होती तो जीवप्ती आज मूर्ख बन गया होता। सेठ रघुनाथ एक चतुर व्यक्ति था। वह बता सकता था कि जीवप्ती कुछ संकेत दे रहा था। वह संदिग्ध रूप से पूछने लगा, छोटे भाई, तुम क्या गा रहे हो? जीवप्ती नीलेश को निशाना बना रहा था। सेठ रघुनाथ इसे कैसे नहीं देख सकता था? जीवप्ती ने सिर हिलाया और जवाब नहीं दिया। उसने इसे इंगित नहीं किया, वह बस नीलेश को देखता रहा। छोटे भाई, मैं देखता हूं कि तुम एक साहसी व्यक्ति हो, लेकिन आज तुम स्वर्ग के लिए न्याय कर रहे हो। तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? और तुम्हारे साथ भाई है, तुम किस बात से डरते हो? मैं किस बात से डरता हूँ? नीलेश हंसा। उसका चेहरा थोड़ा हिल रहा था, मानो वह खुद से बात कर रहा हो। मैं किस बात से डरता हूँ? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति को मारना नहीं है? किसने पहले नहीं मारा है? ऐसा लग रहा था कि यह स्वीकार करना कि उसने पहले कभी नहीं मारा था, उसे जीवप्ती के सामने अपना सिर झुकाना होगा। नीलेश आखिरकार एक नौजवान था। जीवप्ती द्वारा उकसाए जाने के बाद वह इस स्थिति से बाहर नहीं निकल सका। नीलेश ने अपना दिल कठोर कर लिया। उसने जमीन पर पड़े दोनों आदमियों को एक हत्यारे की नजर से देखा। जब उन दोनों आदमियों ने नीलेश की आंखों को देखा तो वे जान गए कि चीजें खराब होने वाली हैं। इस बच्चे को दूसरों ने मूर्ख बना दिया था, वह पहले से ही बेहोश था। छोटे भाई, चलो चलते हैं। जीवप्ती ने आग लगाना जारी रखा। नीलेश जोर से सांस ले रहा था। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। जब उन दोनों आदमियों ने यह देखा तो वे तुरंत जान गए कि स्थिति अच्छी नहीं है, उनका जीवन खतरे में था। वह आदमी जो अभी अभी उन दोनों आदमियों की मदद कर रहा था, वह कैसे पीछे हट सकता था? वह तुरंत कूद गया, नीलेश की नाक पर उंगली उठाए और कहा, नीलेश, तुम विश्वासघाती कमीने, हमने ये तय किया था कि हम भाई रघुनाथ चावल दुकान में परेशानी खड़ी करने आएंगे, फिर तुम सेठ रघुनाथ को इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करोगे ताकि उसका एहसान हासिल कर सको। अब तुम मेरे भाई पर वार करना चाहते हो। तुम सुअर या कुत्ते से भी बदतर हो। तुम कचरे के ढेर में बड़े हुए एक कचरा हो। बकवास। सबके सामने बेनकाब होने के बाद नीलेश गुस्से से अपमानित हुआ। उस आदमी ने उपहास किया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके चेहरे पर घाव प्रभावित होगा। वह मदद के लिए चिल्लाया और अपना मुंह ढक लिया। उसने ठंडी हवा में सांस ली और कहा, देवियों और सज्जनों, आज मेरा भाई रघुनाथ चावल दुकान में परेशानी खड़ी करने आया था। ये सब इस बच्चे का विचार था। उसकी नज़र सेठ रघुनाथ की बेटी पर थी, लेकिन वह उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने यह विचार निकाला। क्या आप इस कहानी को आगे पढ़ना चाहेंगे? एपिसोड 13, एक बदनाम साजिश और एक नायक का उदय। उन शब्दों से ऐसा हंगामा हुआ कि जैसे किसी ने शांत तालाब में पत्थर फेंक दिया हो। सभी की निगाहें नीलेश की ओर मुड़ गईं, उनकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। तो ये बात है। जीवप्ती त्रिपाठी को अचानक सब कुछ समझ आ गया। वह अभी तक ये सोच रहा था कि नीलेश का मकसद क्या हो सकता है। उसने दो ही संभावनाएं सोची थी, या तो वह लाभ के लिए ऐसा कर रहा था, या फिर प्रसिद्धि के लिए। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अनुमान गलत होगा। असल में वह तो खूबसूरती के पीछे पागल था। जीवप्ती ने पहले भी सेठ रघुनाथ की बेटी को देखा था। वह एक प्यारी सी लड़की थी, और भले ही वह ऐसी सुंदरता नहीं थी जो किसी देश को बर्बाद कर दे, फिर भी वह काफी आकर्षक थी। उसकी नाक नक्श बहुत ही सुंदर थे और शरीर पतला था। वह इस साल सिर्फ 14 साल की थी और काले बेर के शहर की एक जानी मानी सुंदरियों में से एक थी। ये सोचकर कौन दंग नहीं होगा कि इतनी कम उम्र की लड़की पर नीलेश ने अपनी गंदी नजर डाली थी। इसी वजह से रघुनाथ परिवार की चावल दुकान मुसीबत में पड़ गई थी। बकवास मत करो। नीलेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह अभी भी अपनी बातों से मुकर रहा था। वह दूसरा आदमी ठहाका लगाकर हंसा और बोला, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। भले ही हम दोनों का स्वभाव बुरा है और हम अक्सर लोगों से जबरदस्ती वसूली करते हैं, लेकिन हम इतना नीचे नहीं गिर सकते कि किसी के चावल में जहर मिला दें और उनकी रोजी रोटी छीन लें। तुम सबको पता है, तुम लोग ही हमारे पालक हो। दूसरों की रोजी रोटी छीनना हमारी खुद की जिंदगी छीनने के बराबर है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये सब इस छोटे कमीने ने करवाया है।
ये शब्द उसने इतने विश्वास के साथ कहे कि वहां मौजूद लोग हंसने लगे। जीवप्ती त्रिपाठी ने तुरंत पूछा, इस काम के बाद उसने तुम्हें कितने पैसे देने का वादा किया था? 50 सिक्के, उस बड़े आदमी ने जवाब दिया। 50 सिक्के, ये तो बहुत ज्यादा हैं। जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे से सिर हिलाया। लंबे समय तक सुनने के बाद सेठ रघुनाथ को पूरी कहानी समझ आ गई। वह तुरंत नीलेश को घूरने लगा और घृणा से कहा, तुम कितने नीच व्यक्ति हो, ऐसे घटिया तरीके अपना रहे हो। मेरी बेटी तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है? ऊंचे आसमान के मंडप ने तुम्हारे जैसे नीच व्यक्ति को जन्म दिया है। ये तो सिर्फ ऊंचे आसमान के मंडप के नाम को ही खराब कर रहा है। तुम्हारा रूप भले ही अच्छा हो, लेकिन तुम्हारा चरित्र जीवप्ती त्रिपाठी से कहीं भी मेल नहीं खाता। सच में, एक ही जगह 100 तरह के लोग पलते हैं। मुझे तुम्हारे माता पिता के लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बाकी व्यापारियों ने भी नीलेश की इस घटिया हरकत पर उसे कोसना शुरू कर दिया। नीलेश का चेहरा कभी हरा तो कभी लाल हो रहा था। वह जानता था कि आज के बाद जब भी वह काले बेर के शहर में आएगा, उसे अपना चेहरा छिपाकर चलना पड़ेगा। और इस मुसीबत की जड़ जो उसके सामने था, ये भय, अगर वह न होता तो वह आज सेठ रघुनाथ का विश्वास जीत पाता। भविष्य में यदि उसके और ज्यादा संपर्क होते तो रघुनाथ परिवार की चावल दुकान की बेटी के साथ मेलजोल करना उसके लिए और भी आसान हो जाता। एक नायक होने की प्रतिष्ठा के साथ वह एक अच्छी स्थिति में होने के लाभों का आनंद ले पाता। वह शायद उस सुंदरता को पा भी सकता था, लेकिन अब ये सब कुछ हवा में उड़ गया था। न केवल उसकी योजना विफल हो गई थी, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी बर्बाद हो गई थी। अंदाजा लगाओ। जीवप्ती त्रिपाठी ने उस पर आंख मारी। नीलेश ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम नहीं भी बताओगे तो भी मैं तुम्हारी पहचान जान लूंगा। तुम यहाँ 3 साल से ज्यादा समय से हो, फिर भी संयमित कठोर शरीर के स्तर को पार नहीं कर पाए हो। तुम जरूर एक परीक्षण शिष्य हो। ऊंचे आसमान के मंडप में 10 से कम परीक्षण शिष्य हैं। तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं तुमसे इस हिसाब को चुकता करूंगा। ये कहकर वह मुड़ा और बाहर चला गया। आखिरकार नीलेश के पास कुछ युद्ध कौशल थे। भले ही किसी ने उसे रोकने की कोशिश की, उसे दूर धकेल दिया गया। फिर वह खाली जगह से बाहर निकला और आराम से चला गया। जब नीलेश चला गया तो सभी को उन 2 आदमियों की याद आई जिन्हें बुरी तरह से पीटा गया था। लेकिन वे वहां नहीं थे। वे चुपके से भाग गए थे जब जीवप्ती त्रिपाठी और नीलेश का आमना सामना हो रहा था। ये नाटक यहीं समाप्त हो गया, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी की आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने इस चाल को भांप लिया था और व्यापारियों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। खासकर सेठ रघुनाथ, वह जीवप्ती त्रिपाठी का बहुत आभारी था। युवा वेटर भी जीवप्ती त्रिपाठी को पूजा की दृष्टि से देख रहा था। भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई और मालकिन वहां आई। उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी का हाथ पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। वह जितनी बार उसे देखती उतनी ही ज्यादा उसे पसंद करती थी। सेठ रघुनाथ ने चिंतित होकर कहा, जीवप्ती भतीजे, आज तुमने नीलेश को नाराज कर दिया है। मुझे डर है कि भविष्य में तुम कुछ मुसीबत में पड़ सकते हो। आज की घटना के बाद सेठ रघुनाथ ने जीवप्ती त्रिपाठी को और अधिक आत्मीयता से संबोधित करना शुरू कर दिया था। मुझे डर नहीं है। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराया, मंडप के अपने नियम हैं। भले ही वह मुझसे नफरत करे, वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए भतीजे। अगर आज की घटना से मेरे भतीजे को कोई नुकसान होता है तो मैं, तुम्हारा मामा, बेचैन हो जाऊंगा। मैं सावधान रहूंगा। जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे सांत्वना दी। रघुनाथ परिवार जीवप्ती त्रिपाठी की मदद के लिए बहुत आभारी था और जोर देकर कहा कि वह रात के खाने के लिए रुक जाए। पहले तो जीवप्ती त्रिपाठी सहमत होना चाहता था, लेकिन मालकिन ने उसे डरा दिया। छोटू जीवप्ती, क्या तुम्हारे माता पिता यहाँ हैं? तुम कहाँ रहते हो? क्या इस साल तुम्हारी शादी हुई? उसके व्यवहार को देखकर मालकिन उसकी सास बनना चाहती थी। जीवप्ती त्रिपाठी ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया और जल्दी से चला गया। जाने से पहले वह सफेद चावल का एक बड़ा बैग ले गया जो 10 चांदी के सिक्कों से कहीं ज्यादा था। अब उसे 1 महीने तक खाने की चिंता नहीं थी। पहले जीवप्ती त्रिपाठी चिंतित था कि नीलेश रास्ते में उस पर घात लगाएगा। आखिरकार भले ही नीलेश देखने में सुंदर था, वह संकीर्ण मानसिकता वाला और धोखेबाज था। उस पर घात लगाना असंभव नहीं था। लेकिन जब जीवप्ती त्रिपाठी ऊंचे आसमान के मंडप में वापस आया तो वह दिखाई नहीं दिया। ध्यान से सोचने पर नीलेश ने उस पर घात नहीं लगाया। भले ही ऊंचे आसमान के मंडप के कई शिष्य आंतरिक चुनौतियों के दौरान मर गए, मंडप के नियम उन्हें बिना किसी कारण के साथ ही शिष्यों को मारने से रोकते थे, खासकर मंडप के बाहर। अगर वह ऊंचे आसमान के मंडप के बाहर उस पर घात लगाने की हिम्मत करता और यह बात सामने आती तो नीलेश खुद बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। अगर वह उससे निपटना चाहता तो वह निश्चित रूप से आंतरिक चुनौतियों के दौरान हंगामा करेगा। जहां तक उसकी पहचान का पता लगाने की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं था। ऊंचे आसमान के मंडप के परीक्षण शिष्य कम संख्या में थे, इसलिए भले ही नीलेश उसे पहले नहीं जानता था, वह किसी से भी पूछकर उसकी पहचान जान सकता था। जीवप्ती त्रिपाठी उस व्यक्ति की वास्तविक शक्ति का पता नहीं लगा सका, लेकिन उसे यकीन था कि वह संयमित कठोर शरीर के स्तर पर था। उसे बस ये पता नहीं था कि वह संयमित कठोर शरीर के किस स्तर पर था। ऐसा लगता था कि उसे जल्दी से अभ्यास करना होगा, अन्यथा वह ऊंचे आसमान के मंडप में नहीं रह पाएगा। अपने दिमाग में ये सब सोचकर जीवप्ती त्रिपाठी जल्दी से अपने छोटे से कमरे में वापस आया और थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस समय वह अब संयमित कठोर शरीर के रिकॉर्ड का अभ्यास नहीं कर सकता था, लेकिन वह अभी भी ऊंचे आसमान के मंडप की बुनियादी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता था। इन बुनियादी मार्शल आर्ट का उपयोग शरीर को मजबूत बनाने के लिए किया जाता था। बाहरी मार्शल आर्ट शरीर को मजबूत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता की शारीरिक शक्ति का उपयोग करते थे। उदाहरण के लिए, जब जीवप्ती त्रिपाठी को चुनौती दी गई थी तो लंबी मुट्ठी और कोड़े की लात यही बुनियादी मार्शल आर्ट थे। लंबी मुट्ठी और कोड़े की लात को मार्शल आर्ट नहीं माना जाता था, इसलिए उन्हें वास्तविक मार्शल आर्ट नहीं माना जा सकता था। उन्हें केवल बुनियादी मार्शल आर्ट माना जा सकता था। ये बुनियादी मार्शल आर्ट हर संप्रदाय और परिवार के लिए जरूरी थे।
जीवप्ती त्रिपाठी के छोटे कमरे के बाईं ओर एक खुली जगह थी। वहां एक लकड़ी का पुतला था जो एक व्यक्ति जितना लंबा था। यह उसने खुद बनाया था। उसने जिस सामग्री का उपयोग किया था वह 100 साल पुराना शीशम का पेड़ था। इसकी बनावट बहुत कठोर थी, इसलिए यह अभ्यास के लिए एकदम सही था। ये लकड़ी का पुतला छेदों से भरा हुआ था और इसमें खून के हल्के निशान भी थे। ये निशान जीवप्ती त्रिपाठी के दैनिक अभ्यास से बचे थे। लड़ाई की मुद्रा में आकर जीवप्ती त्रिपाठी ने लकड़ी के पुतले को मारना शुरू कर दिया। हर मुक्के में ताकत थी और हर लात हवा की तरह तेज थी। लकड़ी का पुतला तब तक हिलता रहा जब तक कि वह हिलने नहीं लगा और जोर जोर से धमकने की आवाज सुनाई देने लगी। हालांकि थोड़ी देर के अभ्यास के बाद जीवप्ती त्रिपाठी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। आज उसके मुक्कों और लातों की ताकत पहले की तुलना में बहुत अधिक लग रही थी। लकड़ी के पुतले के हिलने के तरीके और उसके द्वारा की गई धीमी आवाजों से इसकी तुलना स्पष्ट रूप से की जा सकती थी। इसके अलावा समय बीतने के साथ उसके मांस और रक्त के नीचे एक गर्म और सुन्न भावना महसूस की जा सकती थी। ये स्पष्ट रूप से उसकी नसों से आने वाली एक भावना थी। सुबह उसे जो ची की भावना महसूस हुई थी वह धीरे धीरे और स्पष्ट होती जा रही थी। उसके शरीर के भीतर हलचल मचा रही थी। संयमित कठोर शरीर के चौथे स्तर से शुरू होकर ची की भावना उत्पन्न होती थी और उसके शरीर के भीतर की नसों को मजबूत किया जा सकता था। ये गर्म और सुन्न भावना उसकी नसों के खुलने की हलचल थी। एपिसोड 14 मार्शल शिखर, सुनहरा कंकाल और रहस्यमयी किताब। शाम के समय जब दिए जलाने का समय हुआ, जीवप्ती त्रिपाठी ने अनिच्छा से अपना अभ्यास रोक दिया। बहुत देर तक मुक्के और लात मारने के बाद वह न केवल थका नहीं था बल्कि ऊर्जा से भर गया था। जब से उसे अदम्य सुनहरा कंकाल मिला था उसकी शारीरिक शक्ति में बहुत सुधार हुआ था। आज वह बिना थके 20 मील चला और चावल का एक बड़ा बोरा भी ऐसे उठा लिया जैसे वह पंखों की तरह हल्का हो। शायद केवल तभी जब वह संयमित कठोर शरीर तकनीक का अभ्यास करेगा तभी वह सच में दबाव महसूस करेगा। आज सुबह संयमित कठोर शरीर तकनीक का अभ्यास करने के अनुभव के बारे में सोचकर जीवप्ती कांप उठा। उसके शरीर पर स्वर्ग और पृथ्वी के दबाव का एहसास बहुत असहज था। हालांकि जहां दबाव था वहां प्रगति भी थी। अब जब उसे दबाव महसूस ही नहीं हो रहा था तो वह कैसे अपनी खेती कर पाएगा। एक व्यक्ति की क्षमता को बाहर निकाला जाता है और एक किसान की वृद्धि तो और भी अधिक होती है। कदम दर कदम वे अपनी क्षमता को अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए मजबूर करेंगे। इस तरह उनकी ताकत बढ़ पाएगी। लेकिन अब जब उसने इतनी बार मुक्के और लात मारे थे तो वह जरा भी नहीं थका था। वह अपनी सीमा तक कैसे पहुंच पाएगा, तो वह अपनी क्षमता को कैसे बाहर निकाल पाएगा। ये कठिन था। जीवप्ती भी थोड़ा उदास था। अदम्य सुनहरा कंकाल प्राप्त करना वास्तव में एक अच्छी बात थी, लेकिन अपनी मजबूत पुनर्प्राप्ति क्षमता के कारण वह अब ऊंचे आसमान के मंडप की बुनियादी तकनीकों की खेती नहीं कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह हर दिन सूर्योदय से पहले केवल आधे घंटे के लिए ही खेती कर सके? दिन के पूरे 24 घंटों में अगर वह केवल आधे घंटे के लिए खेती करता है तो बाकी समय वह क्या करेगा? सिर ढककर सोएगा? बिल्कुल नहीं। जीवप्ती ने बिना सोचे समझे इस विचार को अस्वीकार कर दिया। मन ही मन खाना बनाते हुए जीवप्ती यह भी सोच रहा था कि खुद पर दबाव कैसे बनाया जाए। अगर दूसरे लोगों को इसके बारे में पता होता तो शायद वे हंसते या रोते। अन्य किसान अपनी खेती के रास्ते पर आराम करने के लिए उत्सुक होंगे, लेकिन जीवप्ती परेशानी की तलाश में था। सोचने के बाद भी वह एक अच्छा विचार नहीं सोच सका। मुख्य कारण यह था कि उसकी वर्तमान वित्तीय स्थिति साथ नहीं दे सकती थी। संयमित कठोर शरीर चरण की खेती में कई औषधीय गोलियों से मदद मिल सकती थी। औषधीय गोलियों के अलावा अन्य बाहरी तरीके भी थे। हालांकि इन सभी की जड़ एक ही शब्द थी, पैसा। ऊंचे आसमान के मंडप में पैसे का मतलब योगदान बिंदुओं से था। बेचारे जीवप्ती के पास केवल 12 योगदान बिंदु थे। उसके पास इच्छा तो थी लेकिन शक्ति नहीं थी। चावल पकने के बाद जीवप्ती ने कुछ कटोरे खाए। कोई साइड डिश नहीं थी तो उसने बस उन्हें खा लिया। हालांकि जीवप्ती पहले से ही बहुत संतुष्ट था। यह एकमात्र भोजन था जो उसने हाल के दिनों में खाया था। खाने के बाद जीवप्ती ने खेती नहीं की। इसके बजाय वह सीधे नहाने चला गया और फिर बिस्तर पर लेट गया। खेती जारी रखने से केवल आधे परिणाम मिलेंगे, जबकि दोगुना प्रयास होगा। एक समाधान के बारे में सोचना बेहतर था। आखिरकार कुल्हाड़ी को तेज करने से लकड़ी काटने का काम नहीं रुकेगा। ये सोचते हुए जीवप्ती को अचानक कुछ याद आया और उसने बिना शब्दों वाली काली किताब को बुलाया। जीवप्ती ने इस काली किताब का नाम कमोबेश पता लगा लिया था। किताब का हर पन्ना कुछ से सील था। जब तक कि उसकी ताकत एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाती वह उसे बुला सकता था। पहले पृष्ठ पर अदम्य सुनहरा कंकाल आधार था और स्रोत भी। दूसरा पृष्ठ संयमित कठोर शरीर अध्याय था। यह अदम्य सुनहरा कंकाल के लिए खेती का अध्याय था। वह नहीं जानता था कि तीसरे पृष्ठ पर क्या था, क्योंकि जब उसने पिछली रात इसे देखा था तो वह कुछ भी नहीं देख सका था। यह निश्चित रूप से उसकी अपनी ताकत से संबंधित था। अब जब पहला और दूसरा पृष्ठ खाली था तो जीवप्ती ने ध्यान से उनका अध्ययन किया, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं मिला। हालांकि जब उसने अनजाने में तीसरा पृष्ठ खोला तो उसकी आंखें एक अजीब सी स्थिति में आ गईं। जीवप्ती ने माथे पर शिकन डालकर तीसरे पृष्ठ को देखा। लगभग तुरंत ही तीसरे पृष्ठ पर एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और अनगिनत सुनहरी छायाएं बाहर कूद गईं, सीधे जीवप्ती के दिमाग में कूद गईं। तुरंत तीसरे पृष्ठ पर एक भंवर दिखाई दिया और भंवर से एक प्राचीन धूपदानी उठी। इस बदलाव ने जीवप्ती को थोड़ा विचलित कर दिया, लेकिन जब वह समझा तो वह बहुत खुश हुआ। सही है, क्या वह आज सुबह संयमित कठोर शरीर चौथे चरण में नहीं पहुंचा था? पिछली रात वह तीसरे पृष्ठ के रहस्यों को नहीं देख सका था, तो आज तोड़ने के बाद उसने कोशिश क्यों नहीं की? हालांकि यह केवल एक स्तर का अंतर था, लेकिन ये यही अंतर था जिसने उसे तीसरे पृष्ठ में झांकने से रोका। इस बात को समझने के बाद जीवप्ती को थोड़ा पछतावा हुआ। अगर उसने आज सुबह देखा होता तो शायद उसे अब इसके बारे में सोचने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। अपने दिल में उत्साह को दबाकर जीवप्ती ने धूपदानी को अपने हाथ में लिया और ध्यान से उसकी जांच की।
ये धूपदानी बड़ी नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि आम लोग धूप जलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। हालांकि यह एक अर्धबंद अवस्था में थी, जिसके मुंह पर एक ढक्कन था और ढक्कन पर कुछ छोटे छेद थे। ये प्राचीन था, लेकिन उत्कृष्ट नहीं था और चाहे इसे कहीं भी रखा जाता, ये किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करता। जीवप्ती ने हल्के से सूंघा और पाया कि इस चीज में कोई गंध नहीं थी और यह भारी नहीं थी। ये किस लिए है? जीवप्ती कुछ देर तक समझ नहीं सका, इसलिए उसने केवल अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान लगाया, उस जानकारी को देख रहा था जो अभी उसके दिमाग में आई थी। थोड़ी देर बाद जीवप्ती ने एक अजीब भाव के साथ अपनी आंखें खोलीं। जीवप्ती को मिली जानकारी के अनुसार ये धूपदानी वास्तव में उसकी खेती में मदद करने के लिए थी। हालांकि धूपदानी का खुद का कोई उपयोग नहीं था, लेकिन इसमें एक अजीब सुगंध जलाने के लिए कुछ जोड़ना पड़ता था और यह अजीब सुगंध कुछ ऐसी थी जो उसकी खेती में मदद कर सकती थी। विभिन्न क्षेत्रों में धूपदानी में डाली जाने वाली जड़ी बूटियां अलग अलग थीं। जिस बात ने जीवप्ती को थोड़ा संदिग्ध बना दिया वह यह था कि उसके क्षेत्र के लिए उपयुक्त जड़ी बूटियां 3 पत्तियों वाला अराजक आत्मा फूल और मृत जेडी वृक्ष घास थीं। जीवप्ती को जो पता था उसके अनुसार ये दोनों जड़ी बूटियां बहुत मूल्यवान नहीं थीं, लेकिन वे थोड़ी दुर्लभ थीं। इसके अलावा उनमें थोड़ा जहर था, और हालांकि जहर बहुत मजबूत नहीं था, अगर कोई इन दोनों जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों को लंबे समय तक सांस लेता तो यह व्यक्ति के लिए हानिकारक होगा। क्या ये दोनों जड़ी बूटियां वास्तव में उसकी खेती के लिए मददगार थीं? योगदान हॉल में निश्चित रूप से ये दोनों जड़ी बूटियां थीं, लेकिन अनीश सेठ की हर मौके का फायदा उठाने की आदत के साथ कीमत निश्चित रूप से सस्ती नहीं होगी। इसके अलावा जीवप्ती के पास बहुत सारे योगदान बिंदु नहीं थे, तो वह उन्हें कैसे बर्बाद कर सकता था? इस प्रकार उसे इन दोनों जड़ी बूटियों को खोजने का एक तरीका सोचना पड़ा। सौभाग्य से काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला ऊंचे आसमान के मंडप से बहुत दूर नहीं थी और जीवप्ती शिकार करने के लिए कई बार अंदर और बाहर गया था, इसलिए वह इससे परिचित था। शायद वहां कुछ जड़ी बूटियां होंगी। कल वह पहाड़ में प्रवेश करेगा। अपना मन बनाने के बाद जीवप्ती की चिंताएं दूर हो गईं और वह जल्दी से गहरी नींद में सो गया। सोने से पहले जीवप्ती ने जानबूझकर बिना शब्दों वाली काली किताब के चौथे पृष्ठ की जांच की, ताकि आज जैसी शर्मनाक स्थिति से बचा जा सके। हालांकि चौथे पृष्ठ पर कोई हलचल नहीं हुई, शायद इसलिए क्योंकि उसकी संयमित कठोर शरीर चौथी परत की ताकत उसमें झांकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अगले दिन जीवप्ती सुबह जल्दी उठ गया। कल संयमित कठोर शरीर तकनीक का अभ्यास करने से उसे बहुत फायदा हुआ था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से और अधिक के लिए भूखा था। इसके अलावा वह एक आलसी व्यक्ति नहीं था। पूर्व से आने वाली बैंगनी क्यूई का लाभ उठाते हुए उसने धीरे धीरे संयमित कठोर शरीर तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांत शामिल थे। हालांकि उसकी खेती कल की तुलना में एक स्तर अधिक थी, लेकिन आज उसने संयमित कठोर शरीर तकनीक का उपयोग करने में बहुत प्रगति नहीं की। आधे घंटे के बाद वह अभी भी 1:20 पर अटका हुआ था। इसके बजाय उसके शरीर को इस हद तक यातना दी गई थी कि उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और उसकी हड्डियां एक के बाद एक फूट रही थीं, जैसे वे फलियां फोड़ रहे हों। एक मुंह बैंगनी क्यूई सांस लेने के बाद उसके शरीर में क्यूई की हल्की भावना स्पष्ट और अधिक ठोस हो गई और उसकी मेरिडियन भी काफी खुल गई लगती थी। उसकी त्वचा से भी बहुत सारी अशुद्धियां निकलने लगी थीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं तो कृपया बताएं। एपिसोड 15 मार्शल शिखर, नई राह पर जीवप्ती त्रिपाठी। अपनी साधना पूरी करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना दैनिक काम खत्म करने में लगभग 1 घंटे का समय लगाया और फिर वह सीधे योगदान बिंदुओं के भवन की ओर दौड़ पड़ा। जीवप्ती ने पहाड़ पर जड़ी बूटियां खोजने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उसे औषधियों के बारे में बहुत कम ज्ञान था। उसने केवल 3 पत्तियों वाला अराजक दिव्य फूल और मृत्युंजय वृक्ष घास के बारे में सुना था, पर कभी देखा नहीं था। अगर सच में वे उसके सामने आ जाते तो शायद वह उन्हें पहचान भी नहीं पाता। यही कारण था कि उसने पूरी तैयारी करने का फैसला किया, ताकि उसे खाली हाथ वापस न लौटना पड़े। जीवप्ती योगदान बिंदुओं के भवन में इसलिए गया था क्योंकि वह इन दोनों जड़ी बूटियों की पहचान को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहता था। उसने पहले कोषाध्यक्ष अनीश से दरवाजा खोलने और उसे जड़ी बूटियों के बारे में सिखाने का अनुरोध किया था, लेकिन अनीश ने सीधे उसे एक पुस्तिका पकड़ा दी। जीवप्ती ने उस पुस्तिका पर नजर डाली और पाया कि उसमें जड़ी बूटियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। न केवल उनके औषधीय प्रभावों का वर्णन था, बल्कि उनके उगने के वातावरण का भी उल्लेख था। हर पृष्ठ पर सुंदर चित्र बने हुए थे और सारी जानकारी बहुत विस्तार से दी गई थी। उसे बस एक ही बात का अफसोस हुआ कि यह पुस्तिका केवल सामान्य स्तर की जड़ी बूटियों के बारे में थी और उच्च स्तर की जड़ी बूटियों के बारे में कुछ नहीं था। जिस तरह लोगों की साधना के स्तर अलग अलग होते हैं, उसी तरह इस दुनिया में जड़ी बूटियां, हथियार और गोलियां भी अलग अलग स्तरों की होती हैं। सबसे निचले स्तर से शुरू करें तो वे हैं सामान्य स्तर, पृथ्वी स्तर, स्वर्ग स्तर, गहन स्तर, आत्मा स्तर और संत स्तर। प्रत्येक स्तर को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। उदाहरण के लिए, जिस 3 पत्तियों वाला अराजक दिव्य फूल और मृत्युंजय वृक्ष घास की तलाश जीवप्ती को थी, वे सामान्य स्तर की निचली श्रेणी की जड़ी बूटियां थीं। उनके औषधीय प्रभाव कम थे, इसलिए उनका मूल्य भी अधिक नहीं था। योगदान भवन से निकलने के बाद जीवप्ती छुट्टी लेने के लिए सामान्य विभाग में गया। आखिर वह ऊंचे आसमान के मंडप का एक छोटा सेवक था। चूंकि वह काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में जा रहा था, तो वापस आने की उम्मीद नहीं थी। सामान्य विभाग के प्रबंधक ने उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और उसे तुरंत 3 दिन की छुट्टी दे दी। इसके बाद जीवप्ती ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला ऊंचे आसमान के मंडप से सिर्फ 20 ली दूर थी। यह न तो बहुत दूर थी और न ही बहुत पास। पहले जीवप्ती अक्सर शिकार करने यहाँ आता था, इसलिए वह इस जगह से काफी परिचित था। हालांकि पहाड़ों में जड़ी बूटियां खोजने का यह उसका पहला अनुभव था। जीवप्ती ने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने कुछ पानी, चावल की कुछ गोलियां, एक फावड़ा और एक कपड़े का थैला साथ ले लिया और निकल पड़ा। 1 घंटे तक तेजी से चलने के बाद जीवप्ती पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया। जहां तक उसकी नजर जाती थी, काला घना जंगल एक विशाल जानवर की तरह फैला हुआ था, जिसका कोई अंत नहीं था।
पहाड़ पर हरे भरे पेड़ और ऊबड़ खाबड़ चट्टानें थीं। प्राकृतिक दृश्य अनोखा और सुंदर था। यहाँ तक कि हवा का हल्का झोंका भी जीवप्ती को तरोताजा महसूस करा रहा था। काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में बहुत से खूंखार जानवर और शिकारी पक्षी थे। कई ऐसे थे जिन्हें उच्च स्तर के साधक भी नहीं हरा सकते थे। इसलिए अधिकांश लोग जो इस पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करते थे, अगर वे पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं होते तो वे अंदर गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं करते थे। बाहरी 15 किलोमीटर का क्षेत्र अभी भी एक सुरक्षित क्षेत्र माना जाता था। उसके पार जाने पर खतरा बढ़ जाता था। जितना आप अंदर जाते उतना ही यह खतरनाक होता जाता था। जीवप्ती केवल कुछ ऐसी जड़ी बूटियां खोजना चाहता था जिनका मूल्य बहुत अधिक नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बहुत गहराई तक नहीं गया और उसकी अपनी सुरक्षा भी एक चिंता का विषय नहीं थी। 2 घंटे की यात्रा के दौरान जीवप्ती खाली नहीं बैठा। काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में प्रवेश करने से पहले वह उन जड़ी बूटियों को याद करने की कोशिश कर रहा था जिनसे वह पहले मिला था। उस समय वह उन्हें पहचान नहीं पाता था, इसलिए उसने उन्हें इकट्ठा नहीं किया था। अब जब वह तैयार था तो वह उन्हें जाने नहीं दे सकता था। पीछे मुड़कर सोचते हुए जीवप्ती को कई जगहें याद आ गईं। यहाँ तक कि उसे जिन जड़ी बूटियों की अभी जरूरत थी वे भी इनमें से एक जगह पर मिल सकती थीं। जीवप्ती उत्साह से भरा हुआ था। वह तुरंत जाने पहचाने रास्ते से काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में प्रवेश कर गया। आधे घंटे बाद कांटों के बीच छिपी हुई एक तेज दांत घास सफलतापूर्वक इकट्ठा कर ली गई। एक अच्छी शुरुआत के साथ जीवप्ती के दिमाग में बिखरी हुई यादें और भी स्पष्ट हो गईं। वह मानचित्र का अनुसरण करता रहा और चलते चलते जड़ी बूटियां इकट्ठा करता रहा। शाम होते होते जीवप्ती ने पहले ही 4 अलग अलग जड़ी बूटियां इकट्ठा कर ली थीं। आखिरकार ये काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला का बाहरी क्षेत्र था। यहाँ अक्सर लोग आते जाते रहते थे, इसलिए जड़ी बूटियों का यहाँ उगना मुश्किल था। जैसे ही वे उगती थीं उन्हें ले जाया जाता था। इसलिए भले ही जीवप्ती ने केवल 4 जड़ी बूटियां इकट्ठा की थीं, वह फिर भी संतुष्ट था। ये चारों जड़ी बूटियां वह नहीं थीं जिनकी उसे जरूरत थी और उनका स्तर भी उच्च नहीं था। वे केवल सबसे निचले सामान्य स्तर की थीं, लेकिन अगर वह उन्हें वापस ले जाता तो भी वह उन्हें कुछ योगदान बिंदुओं के बदले में बदल सकता था। जैसे ही सूरज ढलने वाला था, जीवप्ती जल्दी से आखिरी जगह की ओर बढ़ा जहां उसे जड़ी बूटियां याद थीं। यह एक बहुत ही अजीब जगह थी। चारों ओर घनी वनस्पति थी, लेकिन उसके ठीक सामने का स्थान पूरी तरह से खाली था। लगभग 30 फीट के दायरे में यह क्षेत्र एक बंजर भूमि थी। यहाँ न तो पेड़ थे और न ही कोई घास उग रही थी। इस बंजर भूमि के बीच में घास के 3 तने हवा में लहरा रहे थे। घास का रंग सूखा और पीला था। पहली नजर में किसी को लगेगा कि वे मरने वाले हैं, लेकिन वास्तव में यह इस जड़ी बूटी का मूल रंग था। ये देखकर कि जड़ी बूटियां अभी भी यहीं थीं, जीवप्ती ने राहत की सांस ली। वह तुरंत मुस्कुराते हुए दौड़ा और खोदने के लिए एक फावड़ा लिया। कुछ ही देर बाद तीनों जड़ी बूटियां उसके हाथों में थीं। थोड़ा चिंतित होकर जीवप्ती ने कोषाध्यक्ष अनीश द्वारा दी गई पुस्तिका निकाली और उनकी तुलना की। तभी उसे राहत मिली। ये वास्तव में मृत्युंजय वृक्ष घास थी। उसके हाथों में असली चीज पुस्तिका में दिए गए चित्र से बिल्कुल अलग नहीं थी। यहाँ तक कि उगने का वातावरण भी पुस्तिका में बताए अनुसार ही था। मृत्युंजय वृक्ष घास उन जगहों पर उगती है जहाँ पेड़ नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें खोजना काफी आसान था। मूल रूप से यदि जंगल में कोई जगह बंजर हो जाती है तो यह निश्चित रूप से मृत्युंजय वृक्ष घास के बढ़ने के कारण ही होती है। 3 मृत्युंजय वृक्ष घास को सावधानी से अपने कपड़े के थैले में रखकर जीवप्ती ने कुछ पानी और चावल की गोलियां निकाली और खाना शुरू कर दिया। इस बार पहाड़ में प्रवेश करने का मुख्य उद्देश्य 3 पत्तियों वाला अराजक दिव्य फूल और मृत्युंजय वृक्ष घास को खोजना था। अब तक उसे केवल एक ही मिला था और मात्रा बहुत कम थी। उसे कड़ी मेहनत जारी रखनी थी, लेकिन अब रात हो चुकी थी तो घूमना स्वाभाविक रूप से असुविधाजनक था, इसलिए जीवप्ती ने रात भर आराम करने का फैसला किया और भोर होने तक अपनी तलाश जारी रखने का इंतजार किया। पहले जब वह पहाड़ में शिकार करने जाता था तो वह उसी दिन निकलता और उसी दिन लौट आता था। जीवप्ती ने वास्तव में पहाड़ में रात नहीं बिताई थी, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, भले ही तुमने सुअर का मांस नहीं खाया, पर तुमने सुअर को दौड़ते हुए तो देखा है। पहाड़ में रात बिताने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जीवप्ती स्वाभाविक रूप से जानता था। एक पास के पेड़ की तलाश में जीवप्ती ऊपर चढ़ा और बैठने के लिए एक उपयुक्त और आरामदायक जगह ढूंढ ली। उसने आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक किया। कुछ समय तक सुना पाने के कारण जीवप्ती ने बिना शब्दों वाली काली किताब को बुलाया और तीसरे पृष्ठ पर पलट दिया। एक विचार के साथ अगरबत्ती का पात्र प्रकट हो गया। यह एक रहस्य था जिसे जीवप्ती ने अनजाने में खोजा था। काली किताब से जो चीजें निकलती थी उन्हें वापस भी लिया जा सकता था। आखिर काली किताब आत्मा दमन पत्थर से बनी थी। आत्मा दमन पत्थर में खुद में एक स्थान खोलने और चीजों को संग्रहित करने की क्षमता थी। इसलिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि अगरबत्ती के पात्र को अंदर क्यों रखा जा सकता था। एक ही बात जिसने जीवप्ती को उलझन में डाल दिया वह ये थी कि अगरबत्ती के पात्र के अलावा काली किताब अन्य चीजों को स्वीकार नहीं कर सकती थी। इससे वह कुछ उलझन में था। क्या ऐसा हो सकता था कि आत्मा दमन पत्थर से बनी बिना शब्दों वाली काली किताब चीजों को चुनिंदा रूप से संग्रहित कर सकती थी? कुछ समय तक काली किताब के साथ खेलने के बाद जीवप्ती थक गया था। आखिर उसने आज बहुत से पहाड़ी रास्तों पर चला था, इसलिए वह गहरी नींद में सो गया। पूरी रात बिना किसी हलचल के गुजर गई। अगली सुबह जीवप्ती ने हमेशा की तरह आधे घंटे के लिए संयमित कठोर शरीर तकनीक का अभ्यास किया। परिणाम अच्छे थे। पिछले 2 दिनों की तुलना में उसने कुछ और मुक्के मारे और उसके शरीर में ऊर्जा भी अधिक संघनित हो गई थी। जीवप्ती को महसूस हो रहा था कि वह एक बाधा को तोड़ने वाला है। उसकी नस में ऊर्जा अपनी सीमा तक पहुंच गई थी और वह अगले स्तर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं तो कृपया बताएं। एपिसोड 16 मार्शल शिखर, एक रहस्यमयी पुस्तक और नई यात्रा। जीवप्ती त्रिपाठी की आंखों में चमक थी।
ऊंचे आसमान के मंडप में 3 साल बिताने के बाद भी वह केवल संयमित कठोर शरीर के तीसरे स्तर पर ही था, लेकिन जब से उसे वह रहस्यमयी शब्दहीन काली पुस्तक मिली थी, उसकी दुनिया बदल गई थी। पुस्तक पाने के दूसरे ही दिन उसने चौथे स्तर में प्रवेश कर लिया था और अब केवल 2 दिनों के भीतर वह फिर से एक और स्तर को पार करने वाला था। ये गति इतनी तेज थी कि खुद जीवप्ती भी आश्चर्यचकित था। संयमित कठोर शरीर का अभ्यास बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करता था, इसलिए जीवप्ती ने अपनी शक्ति को फिर से हासिल करने के लिए बहुत देर तक विश्राम किया। उसने बचे हुए चावल के गोले खाए और अपनी जड़ी बूटियों की खोज की यात्रा फिर से शुरू कर दी। पिछली शाम को ही उसने अपनी याद में मौजूद सारी जड़ी बूटियां खोज ली थी, इसलिए आज उसे केवल अपनी किस्मत आजमानी थी। सौभाग्य से इन सामान्य जड़ी बूटियों का मूल्य ज्यादा नहीं था, इसलिए हर कोई इन्हें नहीं तोड़ता था और उसे कुछ मात्रा में जड़ी बूटियां मिलीं। दिन के दौरान जीवप्ती को 7-8 जड़ी बूटियां मिलीं, यहाँ तक कि 2-3 पत्ती वाले अव्यवस्था की आत्मा के फूल भी मिल गए। इस बार उसने आखिरकार अपनी साधना के लिए जरूरी सभी जड़ी बूटियां जमा कर ली थी, लेकिन उनकी मात्रा कुछ कम थी। समय तेजी से बीत रहा था और जब रात हो गई तब भी जीवप्ती जंगल में भटक रहा था। वह आराम करना नहीं चाहता था, बल्कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। उसे लगा था कि वह आज कुछ शिकार कर लेगा, लेकिन उसे एक भी खरगोश नहीं मिला। उसे सिर्फ कुछ जंगली फल मिले, जिन्हें खाते खाते उसके दांत दुखने लगे थे। उन्हें खाने के बाद उसे और भी ज्यादा भूख लगने लगी थी। अगर उसे पहले से पता होता तो वह और चावल के गोले बना लेता और अपने साथ ले आता। उसे अपने इस फैसले पर बहुत अफसोस हो रहा था। इतनी सुनसान जगह में वह खाना कहाँ ढूंढता। जब वह भूख से परेशान होकर शर्मिंदा महसूस कर रहा था, तब जीवप्ती ने अचानक अपने सामने जंगल में आग की एक लौ देखी। वह तुरंत सतर्क हो गया और तेजी से उस दिशा में बढ़ चला। जो लोग जंगल में आग जलाने की हिम्मत करते थे, वे या तो अनुभवहीन मूर्ख होते थे या अनुभवी विशेषज्ञ। जिस व्यक्ति से जीवप्ती इस बार मिला था, वह दूसरा था। जैसे ही वह आग के पास पहुंचा, उसने एक गुस्से वाली आवाज सुनी, कौन है? उसी समय जीवप्ती ने महसूस किया कि उसकी त्वचा सिकुड़ गई और उसकी रीढ़ से ठंडी हवा बह रही थी। उसने उस ओर देखा तो उसे आग के बगल में 2 आकृतियां, एक लंबी और एक छोटी, दिखाई दी और वे दोनों ही सतर्कता से उसे देख रहे थे। लंबा आदमी एक मजबूत व्यक्ति था। उसके हाथ में एक धनुष था जिस पर एक तीर चढ़ा हुआ था। धनुष की रस्सी खींची हुई थी और तीर का सिरा उसी की ओर था। उस आदमी के बगल में एक 11 या 12 साल का लड़का था। हालांकि वह छोटा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज थीं। वह जरा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि वह कुछ करने के लिए उत्सुक लग रहा था। छोटे लड़के के हाथ में भी एक धनुष था, लेकिन वह बहुत छोटा था, इसलिए वह बहुत शक्तिशाली नहीं था। हालांकि 2 पूरी तरह से खींचे हुए धनुष उसकी ओर इशारा कर रहे थे, पर जीवप्ती जरा भी गुस्सा नहीं था। बाहर यात्रा करते समय किसी भी व्यक्ति से हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, इसलिए उन्होंने जो किया वह कोई बड़ी बात नहीं थी। घबराए मत, मैं तो बस जड़ी बूटियां लेने आया हूँ, जीवप्ती ने जल्दबाजी में कहा। ये सुनकर सामने खड़े दोनों आदमियों, एक बड़े और एक छोटे ने ध्यान से उसे देखा। मजबूत आदमी ने धीरे धीरे अपने हाथ में रखा धनुष नीचे रख दिया और छोटे लड़के को थपथपाया, ये बताते हुए कि उसे शांत रहना चाहिए। फिर वह मुस्कुराया और बोला, मैंने सोचा कि आग ने किसी खूंखार जानवर को आकर्षित किया है। ये तो बेकार का डर था। माफ कीजिए, माफ कीजिए। जीवप्ती अजीब तरह से मुस्कुराया। मजबूत आदमी बहुत ही मिलनसार था। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, यहाँ आओ। रात की हवा ठंडी है, बाहर जीना आसान नहीं है। जीवप्ती ने उसे धन्यवाद दिया और फिर आगे बढ़कर आग के पास बैठ गया। मजबूत आदमी जीवप्ती को लगातार देखता रहा। उसे दुबला पतला देखकर उसे थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई। चूंकि वे साथ बैठे थे, इसलिए उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। बातचीत के दौरान जीवप्ती को पता चला कि वे दोनों बाप बेटे थे। वे पहाड़ के नीचे रहते थे और शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। हालांकि वे अमीर नहीं थे, लेकिन वे खाना और कपड़े का इंतजाम कर पाते थे। इसके अलावा हालांकि छोटा लड़का छोटा लग रहा था, लेकिन वह भी एक अनुभवी शिकारी था। वह अपने पिता के साथ कई बार काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में आया था। उसके पास जीवप्ती से कहीं ज्यादा अनुभव था। जीवप्ती ने भी अपना परिचय दिया। ये जानने के बाद कि वह ऊंचे आसमान के मंडप का शिष्य था, मजबूत आदमी थोड़ा हैरान हो गया। छोटा लड़का और भी ज्यादा उत्सुक था। उसकी चमकदार काली आंखें लगातार जीवप्ती को देख रही थीं। आदमी ने कहा, मेरा बेटा भी मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहता था, लेकिन उसकी क्षमता अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए वह आप जैसे साधकों की बहुत प्रशंसा करता है। इन बातों से जीवप्ती को पिछले 3 सालों का अपना अनुभव याद आ गया। उसे गहरी सहानुभूति महसूस हुई। उसने आगे बढ़कर बच्चे के सिर को छुआ। जब वे बात कर रहे थे तो जीवप्ती का पेट गर्जना करने लगा। छोटा लड़का हक्का बक्का रह गया। वह अचानक मुस्कुराया और फिर अपने बैग से कुछ सूखा खाना निकालकर जीवप्ती को दे दिया। जीवप्ती भावुक हो गया, लेकिन उसने उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसने मजबूत आदमी को देखा। आदमी मुस्कुराया और बोला, इसे खा लो, ऐसा लगता है कि तुमने आज कुछ नहीं खाया है। जीवप्ती ने मना नहीं किया। उसने सूखा खाना लिया और उसे निगल लिया। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद तीनों लोग आग के चारों ओर सो गए। जीवप्ती ने गहरी नींद में सोने की हिम्मत नहीं की। वह हमेशा हल्की नींद में था। अगर आसपास कोई खतरा होता तो वह पिता और पुत्र के लिए उसे खत्म कर देता। इसे एहसान का बदला चुकाना भी कहा जा सकता था। लेकिन पूरी रात बीत गई और कुछ नहीं हुआ। सुबह फिर से हो गई। जीवप्ती ने पिता और पुत्र के जागने का इंतजार नहीं किया और चुपचाप चला गया। जाने से पहले उसने पिछली रात के भोजन के लिए धन्यवाद के रूप में 2 जड़ी बूटियां छोड़ दी थीं। अगर इन 2 जड़ी बूटियों को कुचला जाता तो उनका एक निश्चित उपचार प्रभाव होता। पिता और पुत्र कई सालों से पहाड़ों में थे, इसलिए एक समय ऐसा आएगा जब वे उनका उपयोग कर सकते थे। पूर्वी बैंगनी आभा बह रही थी और जीवप्ती ने आधे घंटे तक संयमित कठोर शरीर का अभ्यास किया। जब उसने अपना अभ्यास पूरा किया तो उसने एक मुंह भर बैंगनी आभा ली। उसकी नसें अचानक हिल गईं और उसके पूरे शरीर में एक गर्म एहसास फैल गया।
उसकी ऊर्जा की भावना उसकी नसों के भीतर उमड़ रही थी। संयमित कठोर शरीर का 5वां स्तर। कल का एहसास सही था। वह एक और स्तर पार करने वाला था। आज आधे घंटे तक अभ्यास करने के बाद वह वास्तव में एक ही बार में एक और स्तर पर पहुंच गया था। जीवप्ती बहुत खुश था। वह संयमित कठोर शरीर तकनीक का और भी ज्यादा इंतजार कर रहा था। उसे संयमित कठोर शरीर मिले हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन वह पहले ही 2 बार एक और स्तर पार कर चुका था। ये साधना की गति बस अतुलनीय थी। यह इस शर्त पर था कि साधना करने के समय की एक सीमा थी। अगर वह किसी भी समय साधना कर सकता तो उसकी साधना की गति कितनी तेज होती। जीवप्ती इस बारे में सोचते हुए थोड़ा अवाक रह गया। हालांकि संयमित कठोर शरीर एक साधक का केवल नींव वाला स्तर था। स्वाभाविक रूप से उसकी साधना की गति तेज होगी। बाद में जैसे जैसे उसका साधना का स्तर बढ़ेगा, उसकी साधना की गति धीरे धीरे धीमी हो जाएगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद जीवप्ती ने जड़ी बूटियों की तलाश जारी रखी। आज की कमाई अच्छी थी। उसने 1 दर्जन से ज्यादा जड़ी बूटियां इकट्ठा की और एक मोटा खरगोश भी पकड़ा, इसलिए उसे भूखे रहने की चिंता नहीं थी। तीसरे दिन जीवप्ती काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला के और गहरे में चला गया, जो 30 किलोमीटर की बाहरी सीमा तक पहुंच गया था। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद जीवप्ती ने और आगे जाने की हिम्मत नहीं की। उसकी वर्तमान ताकत के साथ अगर वह किसी खूंखार जानवर या शिकारी पक्षी से मिलता तो उसके पास भागने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। अगर वह सावधान नहीं रहता तो वह उन जानवरों का भोजन बन जाता। हालांकि वह बहुत गहरे में नहीं गया था, फिर भी उसकी आज की कमाई पिछले 2 दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छी थी। वहां 20 से ज्यादा जड़ी बूटियां थीं। पिछले 2 दिनों की कमाई को मिलाकर उसे लगभग 40 जड़ी बूटियां मिल गई थीं। हालांकि जिन 2 जड़ी बूटियों की उसे जरूरत थी वे अभी भी बहुत कम थीं। 3 दिनों में उसे 40 जड़ी बूटियां मिली थीं। हालांकि वे सभी साधारण स्तर की, निम्न स्तर की जड़ी बूटियां थीं, लेकिन उसकी कमाई कम नहीं थी। अगर वह उन्हें मंडप में वापस ले आता तो वह उन्हें योगदान बिंदुओं के बदले में बदल सकता था। हालांकि इससे उसकी साधना का समय कम हो जाता, इसलिए नुकसान फायदे से कहीं ज्यादा होता। एपिसोड 17। दोपहर का समय था। जीवप्ती त्रिपाठी वापस ऊंचे आसमान के मंडप की ओर चल पड़ा। उसने सिर्फ 3 दिन की छुट्टी ली थी और उसे कल सुबह तक वापस लौटना था, वरना सजा मिलती। उसके पास काफी समय था। उसने अंदाजा लगाया कि वह मंडप से करीब 100 मील दूर था, जो कि बहुत ज्यादा नहीं था। इसलिए वह अंधेरा होने से पहले वहां पहुंच सकता था। बिना शब्द वाली काली किताब के तीसरे पृष्ठ, अगरबत्ती के धुएं की उम्मीद में जीवप्ती का मन खुश था, इसलिए उसके कदम हल्के थे। लेकिन आधे रास्ते में ही जीवप्ती ने अचानक पास से ही कुछ दहाड़ें और दिल दहला देने वाली चीखें सुनी, जिसमें एक बच्चे के रोने की आवाज भी मिली हुई थी। ये सुनकर जीवप्ती के कदम रुक गए और वह ध्यान से सुनने लगा। एक पल बाद उसका चेहरा बदल गया और वह तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। वह समझ गया कि गुस्से से भरी दहाड़ें उसी शिकारी की थीं, जिससे वह एक रात पहले मिला था, और रोने की आवाज उसी छोटे बच्चे की थी। पिता पुत्र की इस जोड़ी को जरूर कोई परेशानी हुई होगी, नहीं तो वे इतने डरे हुए नहीं होते। उस रात जीवप्ती ने उनका दिया हुआ खाना खाया था, इसलिए वह उनका ऋणी था। तो वह उनकी मदद किए बिना कैसे जा सकता था। जैसे जैसे वह भागा, शिकारी की दहाड़ें और भी वीरान होती गईं, जबकि छोटे बच्चे की रोने की आवाज धीरे धीरे कम होती गई। जीवप्ती का चेहरा गंभीर हो गया और उसके दिल में एक बुरा शक पैदा हुआ। जब जीवप्ती उस जगह पर पहुंचा तो उसे अब शिकारी की दहाड़ें भी सुनाई नहीं दे रही थीं। उसे बस एक ऊंचे ढलान के तल पर एक अंधेरी गुफा का मुंह दिखाई दिया। प्रवेश द्वार मोटी घास और यिनसिमकड़ी के जालों से घिरा हुआ था। जमीन पर एक छोटा सा धनुष पड़ा था, जो वही हथियार था जो उस रात छोटे बच्चे के पास था। बिना सोचे जीवप्ती ने अपने शरीर पर रखी हुई चीजें जमीन पर फेंक दी, अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और आसपास के माहौल को लेकर सतर्क हो गया। वह सीधा अंधेरी गुफा के प्रवेश द्वार में दौड़ गया। गुफा में रोशनी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह चीजों को देख सकता था। ध्यान से देखते हुए जीवप्ती हैरान रह गया। उसने देखा कि गुफा मकड़ियों से भरी हुई थी और गुफा की दीवारों और जमीन पर चांदी जैसे सफेद मकड़ी के जालों की परतें थीं, जो चॉपस्टिक की तरह मोटी थीं, एक दूसरे को काटती हुई, एक के ऊपर एक, उसके रास्ते को रोक रही थीं। गुफा नम और अंधेरी थी और छत से पानी टपक रहा था। जब जीवप्ती ने उस पर कदम रखा तो उसे लगा कि जमीन थोड़ी सी धंस रही है। अपनी सांस रोककर जीवप्ती अंदर चला गया। कुछ कदमों के बाद उसने जमीन पर मकड़ी के जालों में लगभग पूरी तरह से लिपटा हुआ एक व्यक्ति देखा, जिसका सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा था। ये वही शिकारी था जिससे वह एक रात पहले मिला था। जीवप्ती उसकी ओर दौड़ा और उसे जांचने लगा। उसने पाया कि शिकारी सिर्फ गुस्से के कारण बेहोश हो गया था और उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। तुरंत जीवप्ती ने शिकारी के नाक और होंठ के बीच के हिस्से को दबाया। शिकारी धीरे धीरे उठा और जब उसने जीवप्ती को देखा तो वह बेचैन होकर बोला, बच्चे को बचाओ। बच्चे को अंदर खींच लिया गया है, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया बच्चे को बचाओ। अंदर खींच लिया गया। हैरान होकर जीवप्ती ने घबराहट में शिकारी को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर लिपटे हुए मकड़ी के जाले बहुत कठोर थे। वह उसे कम समय में खोल नहीं सका, इसलिए उसे फिलहाल हार माननी पड़ी और वह गुफा के अंदर चला गया। उसके पीछे से शिकारी ने चेतावनी दी, सावधान रहना, वह एक स्पाइडर मॉन्स्टर बीस्ट है। मॉन्स्टर बीस्ट शब्द सुनकर जीवप्ती का दिल धड़क उठा। एक मॉन्स्टर बीस्ट एक आम जानवर की तरह नहीं होता था जिसे सिर्फ मारा जा सके। वह एक असली जानवर था और जीवप्ती उनमें से किसी को भी भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता था। काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला के बाहरी 30 मील के क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र इसलिए माना गया था क्योंकि यहाँ कोई मॉन्स्टर बीस्ट नहीं था। लेकिन अब यहाँ एक था। ये वाकई अप्रत्याशित था। ये जानते हुए कि अंदर एक मॉन्स्टर बीस्ट था, जीवप्ती और भी ज्यादा सावधान हो गया। लगभग 100 फीट चलने के बाद उसने शिकारी के बेटे को देखा। इस समय छोटा लड़का अपने पिता की तरह मकड़ी के जालों से कसकर बंधा हुआ था, जो एक विशाल मकड़ी से चिपका हुआ था और हवा में लटका हुआ था।
छोटे लड़के के बगल में एक विशाल फूल पीठ वाली मकड़ी अपने मुंह में तिनका बाहर निकाल रही थी और उसे छोटे लड़के की बाह में डाल रही थी। खून की लाल धारें साफ साफ लड़के के शरीर से मकड़ी के मुंह में जाती हुई दिखाई दे रही थी। गुफा की जमीन पर तरह तरह की अजीब हड्डियां एक पहाड़ की तरह जमा थीं। ऐसा लग रहा था कि स्पाइडर मॉन्स्टर बीस्ट ने यहाँ बहुत सारे शिकार किए थे। जीवप्ती के पास ये सोचने का समय नहीं था कि क्या उसमें इस मकड़ी से लड़ने की क्षमता है या नहीं। कोई भी देरी छोटे लड़के की जान ले सकती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। शायद विशाल फूल पीठ वाली मकड़ी को इस समय किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। जब वह खा रही थी तो उसे एक जोरदार प्रहार लगा और विशाल मकड़ी पर तुरंत एक बड़ा छेद हो गया। फूल पीठ वाली मकड़ी और जीवप्ती एक साथ बाहर की ओर उड़ गए और छोटा लड़का जमीन पर गिर गया। अचानक हमला होने पर फूल पीठ वाली मकड़ी गुस्से में भर गई। उसकी 8 रोएदार टांगें जमीन पर हिल रही थीं और उसकी आंखें जीवप्ती की ओर देख रही थीं। जीवप्ती को उठने का समय नहीं मिला और फूल पीठ वाली मकड़ी उस पर झपटी और उसे जमीन पर दबा दिया। एक दहाड़ के साथ जीवप्ती ने फूल पीठ वाली मकड़ी के मुंह पर एक लोहे का मुक्का मारा, जिससे वह लड़खड़ा गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए जीवप्ती ने एक लात मारी, जिससे मकड़ी हवा में उड़ गई। जीवप्ती जमीन पर लुढ़क गया और आधा बैठ गया। फूल पीठ वाली मकड़ी की हरकतों को लेकर सतर्क हो गया। इस टकराव के बाद वह थोड़ा शांत हो गया। इस मॉन्स्टर बीस्ट का स्तर ज्यादा नहीं था, वरना वह उससे लड़ नहीं पाता। यह शायद सिर्फ स्तर एक मॉन्स्टर बीस्ट था, लेकिन भले ही यह सिर्फ स्तर एक मॉन्स्टर बीस्ट था, अपनी मौजूदा ताकत से उसके लिए इससे निपटना मुश्किल होगा। दोनों पक्ष एक दूसरे को देख रहे थे। फूल पीठ वाली मकड़ी बेचैन नहीं थी, लेकिन जीवप्ती थोड़ा अधीर था। छोटे लड़के का बहुत खून बह चुका था और जहर के लक्षण भी दिखाई दे रहे थे। अगर उसने जल्दी से इस समस्या से नहीं निपटा तो वह उसे बचा नहीं पाएगा। अचानक फूल पीठ वाली मकड़ी ने अपना मुंह खोला और जैसे ही उसने सांस ली और छोड़ी, उसके मुंह से एक चमकदार रेशम का धागा निकला जो सीधा जीवप्ती की ओर जा रहा था। जीवप्ती ने पहले भी मकड़ी के रेशम की कठोरता का अनुभव किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह इसमें फंस नहीं सकता। वह तुरंत एक तरफ लुढ़क गया और बाल बाल बच गया। कौन सोचता था कि फूल पीठ वाली मकड़ी उसके बचने की कोशिशों की भी परवाह नहीं करेगी। वह एक ही दिशा में मकड़ी के जाले उगलती रही। जब तक जीवप्ती को यह समझ आया, तब तक गुफा को एक विशाल मकड़ी के जाले से अलग कर दिया गया था, जिससे उसका भागने का रास्ता पूरी तरह से कट गया था और वह अंदर फंस गया था। क्या यह मुझे मौत से लड़ने के लिए मजबूर कर रही है? जीवप्ती मुस्कुराया और चिंता का आखिरी निशान भी गायब हो गया। उसकी रगों में भरा अहंकार जाग उठा। इस स्थिति में अगर उसने इस मकड़ी को नहीं मारा तो वह निश्चित रूप से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर ऐसा ही था तो वह सिर्फ मौत से लड़ सकता था। समय बहुत कम था, इसलिए जीवप्ती के पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। उसके पैर जमीन से उठे और वह तेजी से फूल पीठ वाली मकड़ी के पास पहुंचा। जीवप्ती मकड़ी की इस चाल से सावधान था तो वह इससे कैसे बच नहीं सकता था। लगातार 3 मकड़ी के जालों से बचने के बाद उसने आखिरकार अपने और मॉन्स्टर बीस्ट के बीच की दूरी कम कर ली। लेकिन इससे पहले कि जीवप्ती मुक्का मार पाता, फूल पीठ वाली मकड़ी ने अपनी एक सामने वाली टांग उठाई और उस पर जोरदार वार किया। जीवप्ती ने अपना हाथ उठाकर रोका और फूल पीठ वाली मकड़ी की नुकीली सामने वाली टांग उसकी बाह में घुस गई। दर्द से जीवप्ती गुस्से में चिल्लाया। उसका खून अचानक उबलने लगा। हालांकि खून बह रहा था, फिर भी उसे डर या घबराहट महसूस नहीं हुई, बल्कि उसके दिल में एक अजीब सी उत्तेजना और उम्मीद महसूस हुई। उसकी हड्डियां चरमराने लगी क्योंकि एक गर्म एहसास उसके पूरे शरीर में फैल गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं तो कृपया बताएं। एपिसोड 18 मार्शल शिखर, रक्त और संघर्ष। जीवप्ती त्रिपाठी की मुट्ठी हवा को चीरती हुई उस फूलपीठ मकड़ी की बाईं आंख की पंक्ति से जा टकराई, जिससे उसकी 2 आंखें मौके पर ही फूट गईं। फूलपीठ मकड़ी ये देखकर भयभीत हो गई। जो थोड़ी सी चेतना उसमें बची थी, उसने उसे सामने खड़े उस व्यक्ति से डरने पर मजबूर कर दिया, जो खून बहने के बावजूद भी उत्साहित था। मकड़ी ने अपने अगले पैर को जीवप्ती की बांह से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जीवप्ती ने अपनी मांसपेशियों को कस लिया और उसे वहीं रोके रखा। एक क्षण के लिए वह खुद को मुक्त नहीं कर पाए। जीवप्ती की दूसरी मुट्ठी हवा में गूंजी और एक बार फिर से फूलपीठ मकड़ी की 2 और आंखें फूट गईं। फूलपीठ मकड़ी दर्द से चिल्लाई, उसका शरीर लगातार पीछे सिकुड़ता जा रहा था। उसके कुछ पैर हवा में छटपटा रहे थे, जिससे जीवप्ती के शरीर पर घावों की कतारें बन गईं। घाव गहरे नहीं थे, लेकिन खून अभी भी बह रहा था। दर्द ने जीवप्ती को और अधिक उत्साहित कर दिया, मानो उसके पूरे शरीर से असीम शक्ति निकल रही हो। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई और उसने अपने बिना घायल हुए मुट्ठी से अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया। वह जितना अधिक प्रहार करता, उतना ही अधिक शक्तिशाली और तेज होता जाता। फूलपीठ मकड़ी का माथा फट गया और उसके शरीर का तरल पदार्थ चारों ओर बिखर गया। दर्दनाक चीखें लगातार गूंज रही थीं। फूलपीठ मकड़ी मरने के लिए चुपचाप बैठने को तैयार नहीं थी। वह अपने मुंह से लगातार मकड़ी का जाल निकाल रही थी, जिससे जीवप्ती इतनी कम दूरी पर नहीं बच सका। वह जल्दी से जाल में लपेट गया, लेकिन इस समय फूलपीठ मकड़ी बुरी तरह से पिट चुकी थी। उसका पूरा सिर लगभग फट चुका था। अगर वह एक दानव नहीं होती और उसमें मजबूत जीवन शक्ति नहीं होती, तो वह बहुत पहले ही मर चुकी होती। फिर भी उसने अपना अंतिम जाल थूकने के बाद धीरे धीरे संघर्ष करना बंद कर दिया और अंत में जीवप्ती की मुट्ठी के नीचे मर गई। जीवप्ती को उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में एक दानव को इतनी आसानी से हरा पाएगा और उसे मार भी देगा। भले ही वह सिर्फ एक स्तर 1 का दानव था, ये कुछ ऐसा नहीं था जिससे एक संयमित कठोर शरीर चरण 5 का व्यक्ति आसानी से निपट सके। हालांकि उसके घाव हल्के नहीं थे, लेकिन उसे लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। ये पुष्टि करने के बाद कि फूलपीठ मकड़ी पूरी तरह से मर चुकी थी, जीवप्ती ने अपनी बांह से उसका अगला पैर बाहर निकाला। जिस क्षण उसने उसे बाहर निकाला, उसके साथ गर्म खून का एक फव्वारा भी निकला। अपने घावों की जांच करने का समय न होने पर जीवप्ती ने जल्दी से अपने शरीर पर बंधे मकड़ी के जाल को फाड़ दिया और जमीन पर पड़े छोटे लड़के को जल्दी से बाहर ले गया।
छोटे लड़के के पिता आखिरकार मकड़ी के जाल से मुक्त हो गए थे और उनकी ओर दौड़ रहे थे। जब उन्होंने जीवप्ती को अपने बेटे को खून से लथपथ बाहर ले जाते देखा तो उन्होंने जल्दी से पूछा, उसे क्या हुआ? उसका बहुत खून बह गया है और उसे जहर भी लग गया है, जीवप्ती ने जवाब दिया। गुफा से बाहर भागते हुए जीवप्ती ने छोटे लड़के को जमीन पर सीधा लिटा दिया और फिर से बाहर भाग गया। उसने थैले से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें चबाने के लिए अपने मुंह में रख लिया। उसने कुछ और जड़ी बूटियां भी ढूंढी और उन्हें शिकारी को सौंप दिया। इन्हें जितना हो सके उतना चबाओ और फिर उसे खिला दो। जब शिकारी ने जीवप्ती का आदेश सुना तो कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उसने जल्दी से जड़ी बूटियों को अपने मुंह में रख लिया और चबाने लगा। इस समय जीवप्ती का दिमाग बहुत स्पष्ट था। इन जड़ी बूटियों की औषधीय विशेषताएं एक एक करके उसके दिमाग में आ रही थीं। कौन सी जड़ी बूटियां जहर को खत्म कर सकती थीं, कौन सी जड़ी बूटियां घावों को ठीक कर सकती थीं और कौन सी जड़ी बूटियां खून को रोक सकती थीं। वह एक ऐसे डॉक्टर के बराबर था जो औषधि विज्ञान में निपुण था। जल्द ही जीवप्ती ने अपने मुंह में रखी जड़ी बूटियों को बाहर निकाला और उन्हें छोटे लड़के के घायल हाथ पर लगा दिया। शिकारी ने भी अपने मुंह में रखी जड़ी बूटियों को छोटे लड़के के मुंह में खिला दिया। दोनों लोगों की घबराहट और उम्मीद भरी निगाहों के तहत छोटे लड़के का पीला चेहरा धीरे धीरे रंगीन हो गया और उसकी सांस पहले से कहीं अधिक स्थिर हो गई। शिकारी के दिल को आखिरकार राहत मिली। वह जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा, शुक्र है, सब ठीक है, शुक्र है, सब ठीक है। जीवप्ती ने उस पर ठंडा पानी डाला। ये काफी नहीं है, ये जड़ी बूटियां सबसे निम्न श्रेणी की हैं। वे केवल उसके लक्षणों को कम कर सकती हैं। उसे एक डॉक्टर को खोजने के लिए पहाड़ से नीचे जाना होगा, अन्यथा मुझे डर है कि यह एक स्थायी बीमारी छोड़ देगा। शिकारी ने जीवप्ती की बातें सुनी और तुरंत कहा, तो मैं उसे अभी एक डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। जल्दी मत करो, जीवप्ती ने उसे रोक दिया। चलो पहले उसे शांत होने देते हैं। ओह, जो परोपकारी ने कहा वह सही है। शिकारी को इतनी बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा था और वह लंबे समय से अपनी रीढ़ खो चुका था। जो कुछ भी जीवप्ती ने कहा वह वही था। ये कहने के बाद उसे अचानक याद आया कि उसके सामने परोपकारी भी घायल था। वह चिंतित था। परोपकारी, क्या आप अपने घावों का इलाज करना चाहते हैं? जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया। जरूरत नहीं है, लेकिन आपका इतना खून बह गया है, आप इसे कैसे सहन कर सकते हैं? शिकारी ने उसे हैरानी से देखा। मुझे नहीं पता। जीवप्ती खड़ा हो गया और उछला, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। उसे न केवल अच्छा महसूस हो रहा था बल्कि वह बहुत उत्साहित भी था। जीवप्ती ने अनुमान लगाया कि यह सब उसके अदम्य सुनहरे कंकाल से संबंधित था, लेकिन वह इसे शिकारी को कैसे समझा सकता था? अभी अभी हुई लड़ाई को याद करते हुए जीवप्ती का खून खौल उठा। ये पहली बार था जब उसने एक जीवन और मृत्यु की लड़ाई का सामना किया था, लेकिन न केवल उसे जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि उसे खून के छींटे पड़ने का एहसास भी अच्छा लगा, मानो ये सब एक सामान्य घटना हो। वैसे थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी वापस आता हूँ। जीवप्ती ने अचानक अपना बैग उठाया और फिर से गुफा में चला गया। शिकारी ने सोचा कि वह दानव के शरीर को साफ करने जा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। हालांकि फूलपीट मकड़ी एक दानव थी, उसके शरीर का कोई मूल्य नहीं था और उसका स्तर बहुत कम था। जीवप्ती जड़ी बूटियां लेने के लिए गुफा में गया। जब वह फूलपीट मकड़ी से लड़ रहा था, जीवप्ती ने अनजाने में गुफा में एक बड़ा बैंगनी फूल देखा। उस समय उसके पास ध्यान से देखने का समय नहीं था, लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। अगर वह गलत नहीं था तो वे बैंगनी फूल 3 पत्ती वाले अराजकता आत्मा फूल थे जिनकी उसे तत्काल आवश्यकता थी। 3 पत्ती वाले अराजकता आत्मा फूल नम और अंधेरी जगहों पर बहुत सारे मृत शरीरों के साथ उगते थे और यह गुफा उसके विकास के लिए एक उपयुक्त वातावरण थी। अपने दिल में बड़ी उम्मीदों के साथ जीवप्ती वापस गुफा में देखने के लिए लौट आया और लगभग जोर से हंसने को मजबूर हो गया। लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों का कर्म अच्छा होता है और अब ऐसा लगता है कि यह वास्तव में मामला है। अगर वह शिकारी और उसके बेटे को बचाने नहीं आता तो वह ऐसी अच्छी चीज से कैसे मिल पाता? सामने बैंगनी फूलों का बड़ा पैच वास्तव में 3 पत्ती वाला अराजकता आत्मा फूल था। इसके अलावा उनकी संख्या काफी थी। मोटे तौर पर गिनने पर वे लगभग 30 से 40 थे। छोटे बैंगनी फूल एक साथ जुड़े हुए थे और देखने में बहुत सुखद लग रहे थे। जीवप्ती ने बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से एक फावड़ा निकाला और 3 पत्ती वाले अराजकता आत्मा फूल को अपने बैग में रख लिया। थोड़ी देर काम करने के बाद जीवप्ती संतुष्ट हो गया और जैसे ही वह जाने वाला था उसने गुफा के कोने में एक गहरे लाल रंग की मशरूम जैसी चीज देखी। जीवप्ती का दिल हिल गया और वह करीब से देखने के लिए आगे बढ़ा। ये चीज एक कटोरी के आकार की थी, गहरे लाल रंग की थी और एक मशरूम की तरह दिखती थी, लेकिन एक गनोडर्मा ल्यूसिडम की तरह भी थी। जीवप्ती इस चीज को नहीं पहचानता था और उस पुस्तिका में इसका कोई वर्णन नहीं था जो कोषाध्यक्ष अनीश ने उसे दी थी। क्या ये किसी तरह का दुर्लभ खजाना हो सकता है? जीवप्ती ने अपने हाथों को रगड़ा और चाहे वह कुछ भी हो, वह पहले इसे वापस ले जाएगा। आखिरकार इसमें ज्यादा जगह नहीं लगी। जब जीवप्ती गुफा से बाहर आया तो उसका छोटा बैग पहले से ही भरा हुआ था। चलो, मैं तुम्हारे साथ पहाड़ से नीचे चलूंगा, जीवप्ती ने बाहर शिकारी से कहा। धन्यवाद परोपकारी। शिकारी बहुत आभारी था और वह जानता था कि जीवप्ती को डर था कि वे खतरे में होंगे, इसलिए वह उनके साथ जाना चाहता था। ये तो बस रास्ते में है, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, जीवप्ती ने कहा और जल्दी से शिकारी के साथ पहाड़ से नीचे भागा। वे शाम तक काले बेर का शहर नहीं पहुंचे और जल्दी से शहर में एक चिकित्सा केंद्र ढूंढ लिया। एपिसोड 19। ये जानकर कि वह छोटा लड़का अब ठीक है, जीवप्ती त्रिपाठी को वहां से जाने की कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार उस रात उस छोटे लड़के ने उसे खाने के लिए कुछ दिया था, इसलिए उसे उसके जागने तक इंतजार करना था। अधीरता से भरा शिकारी रमेश कुमार पाल क्लिनिक के अंदर और बाहर बार बार भाग रहा था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने उसे बाहर निकाल दिया क्योंकि उसे लगा कि वह बहुत शोर मचा रहा है। डॉक्टर चू ने कहा कि सौभाग्य से इसका समय पर इलाज हो गया, नहीं तो मेरे बेटे की जान सचमुच चली जाती। मेरे रहनुमा, मैं गोपाल आपके इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता।
इस जन्म में मैं आपका दास हूँ, आपके एक इशारे पर। इतना कहकर शिकारी जीवप्ती त्रिपाठी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। जीवप्ती ने उसे ऊपर नहीं उठाया, बस मुस्कुराया और बोला, गोपाल भाई, एक आदमी के घुटनों के नीचे सोना होता है। आपने पहले ही अपना उपकार चुका दिया है, इसलिए आपको इसके बारे में भविष्य में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने भी आपके बेटे का खाना खाया था, इसलिए मैं अभी भी आपका ऋणी हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, जीवप्ती ने शिकारी को ऊपर उठाया। गोपाल भावुक हो गया और रोते हुए बोला, मेरे रहनुमा, आप सच में एक अच्छे इंसान हैं। जैसे ही वे बात कर रहे थे, डॉक्टर बाहर आए और गोपाल से बोले, कोई बड़ी समस्या नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उसने बहुत खून खोया है, इसलिए मुझे लगता है कि वह थोड़ी देर सोएगा। जब वह उठेगा तो वह ठीक हो जाएगा। ये सुनकर जीवप्ती और गोपाल को राहत मिली। जैसे ही उसका दिमाग शांत हुआ, जीवप्ती को थोड़ी थकान महसूस हुई। आज का दिन वास्तव में बहुत रोमांचक था। उसे भी बहुत सारी चोटें लगी थीं और बहुत खून बह गया था। हालांकि वह उस समय उत्साहित था, लेकिन उसके शरीर को अभी भी कुछ नुकसान हुआ था। जैसे ही वह आराम करने लगा, वह सो गया और सुबह तक सोता रहा। ऊंचे आसमान के मंडप। सुबह सुबह ऊंचे आसमान के मंडप के कई शिष्य पहले ही उठ चुके थे। वे सभी उत्साहित थे और एक साथ इकट्ठा होकर एक निश्चित स्थान की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी आतुर आंखें, झुकी हुई गर्दनें और बेचैन मन उन्हें उन महिलाओं के समूह जैसा बना रहा था, जो इतने सालों बाद अपने पतियों के घर लौटने का इंतजार कर रही थीं। वे इतने केंद्रित और उम्मीद से भरे हुए थे। समय बीतने के साथ अधिक से अधिक लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। हर कोई एक ही दिशा में अपनी नजरें गड़ाए हुए था। वह दिशा जीवप्ती की कुटिया की जगह थी। आज वे जीवप्ती को फिर से चुनौती दे सकते थे। ऊंचे आसमान के मंडप का कोई भी शिष्य उन योगदान बिंदुओं को कैसे छोड़ सकता था जो व्यवहारिक रूप से मुफ्त थे। कुछ लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और जीवप्ती के अनुभव से सहानुभूति रखते थे। आखिरकार हर 5 दिनों में उसकी पिटाई होती थी। ये वास्तव में बहुत दुखद था, लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो उनकी सहानुभूति बेकार थी। जीवप्ती को चुनौती देने वाले बहुत से लोग थे। अगर वे जीवप्ती को चुनौती नहीं देते तो कोई और देता। किसी भी मामले में उसकी पिटाई तो होनी ही थी, तो वे खुद ही ऐसा क्यों ना करें। ऐसा सोचते हुए उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। अगर वह मुझे चुनता है तो मैं निश्चित रूप से उसके साथ नरमी से पेश आऊंगा ताकि उसे दर्द न हो। बहुत से लोगों ने अपने दिलों में अपने लिए बहाने बनाए। क्या वह पहले ही ऊंचे आसमान के मंडप छोड़ चुका है? असंभव। आप जीवप्ती का स्वभाव जानते हैं। अगर आप उसे पीट पीट कर मार भी डालते हैं तो भी वह नहीं जाएगा। अगर वह जाना चाहता तो वह कुछ महीने पहले ही चला जाता, जब उसे परीक्षण शिष्य के पद पर हटा दिया गया था। वह अब तक क्यों इंतजार करेगा? वहां मौजूद हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जीवप्ती कुछ दिन पहले काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला गया था और अभी तक नहीं लौटा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जीवप्ती आमतौर पर दूसरों के साथ बातचीत नहीं करता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी ने भी उसके ठिकाने पर ध्यान नहीं दिया। जब हंगामा चल रहा था तो कुछ लोग थोड़ी दूर से चले आए। सबसे आगे चलने वाले व्यक्ति का चेहरा जेड जैसा था और वह बहुत सुंदर था। वह एक सुंदर नौजवान था, लेकिन किसी कारण से इस समय इस नौजवान के चेहरे पर उदासी थी। जैसे जैसे वह चलता था, वह दांत पीसता था और किसी को कोसता था। इस नौजवान के बगल में ऊंचे आसमान के मंडप के कई शिष्य थे। वे उसे चांद के चारों ओर सितारों की तरह घेरे हुए थे, जिससे वह भीड़ से अलग दिख रहा था। यहाँ पहुंचकर और इतने सारे लोगों को इकट्ठा देखकर समूह का नेतृत्व करने वाले नौजवान ने एक नाखुश भाव दिखाया और पूछा, क्या हो रहा है? यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? उसके बगल का एक व्यक्ति तुरंत आगे बढ़ा और फुसफुसाया, अनीश भाई, आज वह दिन है जब हम जीवप्ती को चुनौती दे सकते हैं, इसलिए हमारे सभी भाई योगदान बिंदुओं का इंतजार करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जिस नौजवान को अनीश भाई कहा गया था, उसने अपनी बाहें उठाईं और हंसते हुए बोला, लगता है हमारे जीवप्ती भाई मुश्किल में हैं। उसके शब्दों में दुख और खुशी भरी हुई थी। हाँ, उसकी हर 5 दिन में पिटाई होती है। इतना ही नहीं, वह बेहोश हो जाता है। पहले बोलने वाले व्यक्ति ने समझाया। अनीश फिर से मुस्कुराया, हाँ, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अनीश का गुस्सा बहुत कम हो गया है। लेकिन ये काफी नहीं है। आपको उसे ऊंचे आसमान के मंडप से बाहर निकाल देना चाहिए। जब तक वह ऊंचे आसमान के मंडप का शिष्य नहीं है, मैं उसके साथ जैसा चाहूं वैसा खेल सकता हूं। अनीश भाई, आप सही कह रहे हैं। वह लड़का काले बेर का शहर में आपके काम को बर्बाद करने की हिम्मत करता है। वह सच में नहीं जानता कि अनीश भाई की कितनी आंखें हैं। वह ये भी नहीं जानता कि अनीश भाई कौन है। इस चापलूसी ने अनीश भाई को बहुत अच्छा महसूस कराया और उसने बार बार सिर हिलाया। अनीश वही था जिससे जीवप्ती काले बेर का शहर में मिला था, नीलेश। उस दिन नीलेश और 2 बड़े लोगों को जीवप्ती ने उजागर कर दिया था और वे गुस्से में चले गए थे। ऊंचे आसमान के मंडप में लौटने के बाद नीलेश भाई ने जीवप्ती की पहचान के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया। अंत में उसके पास कुछ साधन और चैनल थे, इसलिए एक दिन से भी कम समय में उसे जीवप्ती के बारे में सारी जानकारी मिल गई। हालांकि संप्रदाय के कड़े नियमों के तहत उसके लिए सीधे तौर पर कोई कदम उठाना सुविधाजनक नहीं था, इसलिए वह आज तक का इंतजार कर रहा था ताकि लोगों को जीवप्ती के पास ला सके। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतने सारे लोग इकट्ठा होंगे और वे सभी जीवप्ती को घूर रहे होंगे। इससे नीलेश कुछ हद तक नाखुश हो गया, इसलिए उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, उनसे कहो कि वे तितर बितर हो जाएं। उनसे कहो कि जीवप्ती आज मेरा है। ये शब्द ऐसे बोले गए जैसे जीवप्ती कोई वेश्या हो, एक वेश्या जो अपना शरीर बेचती है। उसके पीछे के लोगों में से एक ने तुरंत आगे बढ़कर भीड़ की ओर हाथ जोड़कर कहा, भाइयों और बहनों, जीवप्ती के साथ आज की लड़ाई नीलेश ने तय की है, इसलिए मैं सभी से हमारे लिए रास्ता बनाने का अनुरोध करता हूँ। मुझे आप सभी को यहाँ इंतजार कराने के लिए खेद है, इसलिए कृपया मुझे माफ करें। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, बहुत से लोग चौंक गए और नीलेश की ओर देखने लगे। कुछ लोग जो नहीं समझते थे, वे चिल्लाए, क्यों? जीवप्ती हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी को चुनने के लिए झाड़ू का उपयोग करता है, तो उसे आपको क्यों जीतने देना चाहिए? क्या यहाँ पहले आओ पहले पाओ का नियम नहीं है?
जैसे ही उसकी आवाज गिरी, किसी ने उसे खींचा और फुसफुसाया, वह नीलेश है। नीलेश, क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? कौन? ये व्यक्ति संप्रदाय में ज्यादा समय तक नहीं रहा था, इसलिए वह वास्तव में नहीं जानता था। बेवकूफ, हमारे ऊंचे आसमान के मंडप में एक एल्डर का उपनाम सू है और 10 मुख्य शिष्य में से एक का उपनाम भी सू है। तुम्हें क्या लगता है कि वह कौन है? हालांकि उसके शब्द स्पष्ट नहीं थे, लेकिन सुनने वाला बेवकूफ नहीं था, इसलिए वह तुरंत चुप हो गया। वह सिर्फ एक साधारण शिष्य था, इसलिए जब उसने सुना कि नीलेश का इतना बड़ा समर्थक है, तो वह कैसे शोर मचाने की हिम्मत कर सकता था? जीवप्ती के खिलाफ जीतने से तुम्हें ज्यादा योगदान बिंदुओं नहीं मिलेंगे, इसलिए उसे नाराज करना सही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। सुनने वाला चौंक गया और उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। एपिसोड 20। शहर में एक अजीब सी हलचल थी। युवा स्वामी पटेल, जो अपनी शान और दबंगई के लिए जाने जाते थे, आज ऊंचे आसमान के मंडप के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में घमंड और नफरत का मिला जुला भाव था। उनके चारों ओर शिष्यों का एक झुंड इकट्ठा था, जो इस तमाशे का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक थे। युवा स्वामी पटेल ने गर्व से अपनी नाक फुलाते हुए कहा, जीवप्ती त्रिपाठी, कहाँ हो तुम? बाहर निकलो। ये सब देखकर वहां मौजूद लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई नहीं जानता था कि जीवप्ती ने ऐसा क्या किया था कि युवा स्वामी पटेल को इतना गुस्सा आ गया था। हर कोई जानना चाहता था कि आगे क्या होगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब जीवप्ती का कोई अता पता नहीं चला, तो युवा स्वामी पटेल का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने अपने एक साथी से पूछा, वो कहाँ है? पता नहीं, स्वामी पटेल। वह तो रोज इस समय तक झाड़ू लगाने के लिए आ जाता था, लेकिन आज नदारद है। क्या हम उसके रहने की जगह पर जाकर देखें? युवा स्वामी पटेल ने पल भर सोचा, फिर सिर हिलाया। हाँ, चलो। एक मामूली झाड़ू लगाने वाला बच्चा मुझे इंतजार करवा रहा है। मैं उसे आज सबक सिखाकर ही रहूंगा। जीवप्ती की झोपड़ी का पता किसी से छिपा नहीं था। भीड़ का एक हिस्सा आगे बढ़ा और सभी लोग उनके पीछे चल दिए, उत्सुकता से यह जानने के लिए कि आगे क्या होगा। थोड़ी ही देर में वे सब जीवप्ती की झोपड़ी के पास पहुंच गए। वह एक पुरानी, टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ी थी। उसे देखकर युवा स्वामी पटेल के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी फैल गई। उन्होंने झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह है उसकी जगह? उनके साथी ने जवाब दिया, हाँ स्वामी पटेल। जीवप्ती एक परीक्षण शिष्य है, उसे अपने रहने और खाने का इंतजाम खुद करना पड़ता है। यह शायद उसने खुद ही बनाई है। युवा स्वामी पटेल का चेहरा खिल उठा। उन्होंने मन ही मन सोचा, बारिश के दिनों में ये झोपड़ी पानी से भर जाएगी और वह भीग जाएगा। खुशी को छिपाते हुए उन्होंने खांसी और झोपड़ी की ओर बढ़ते हुए गर्जना की, जीवप्ती त्रिपाठी, अगर अपनी जान प्यारी है तो बाहर आ जाओ। उनकी आवाज बिजली की तरह कड़क रही थी, लेकिन उसमें नफरत और बदले की आग साफ झलक रही थी। जो लोग ये सुन रहे थे, उनके दिल भी कांप गए। उन्हें लगा कि इन दोनों के बीच कोई पुरानी और गहरी दुश्मनी है। युवा स्वामी पटेल दरवाजे की ओर टकटकी लगाए हुए थे, ये सोचकर कि जीवप्ती अभी बाहर आएगा और उनसे माफी मांगेगा। पर कमरा खाली था। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई हरकत नहीं हुई। ये देखकर युवा स्वामी पटेल थोड़ा बेचैन हो गए। उन्होंने अपनी आवाज और ऊंची करते हुए फिर चिल्लाया, जीवप्ती, बाहर आ जाओ, नहीं तो हम जबरदस्ती अंदर घुसेंगे। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। युवा स्वामी पटेल को अब कुछ गलत लगने लगा। अगर जीवप्ती अंदर होता तो उसकी सांसों की आवाज तो सुनाई देती। उन्होंने अपने एक आदमी की ओर देखा। उस आदमी ने तुरंत आगे बढ़कर झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। थोड़ी ही देर में वह आदमी वापस आया और बोला, स्वामी पटेल, अंदर कोई नहीं है। लगता है धूल जमी हुई है। शायद वह लड़का खतरे को भांपकर कुछ दिनों पहले ही भाग गया। युवा स्वामी पटेल को सुनकर खून का घूंट पी गए। उन्होंने इतने दिनों से इस मौके की तैयारी की थी और वह लड़का भाग गया था। ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुट्ठी बांधकर वार किया हो, लेकिन वह वार हवा में ही रह गया हो। उनके दिल में एक अजीब सी उदासी और निराशा भर गई। भीड़ में लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। हाँ, मैंने भी उसे पिछले कुछ दिनों से नहीं देखा। लगता है उसने अक्लमंदी की। युवा स्वामी पटेल से दुश्मनी मोल लेना कोई आसान बात नहीं। अब तो जीवप्ती के चले जाने के बाद मुफ्त में योगदान बिंदुओं का मिलना भी बंद हो जाएगा। युवा स्वामी पटेल ने ये सब बातें सुनी। बदले की आग शांत नहीं हुई थी। उदास मन से उन्होंने फैसला किया, आज वह बच गया, लेकिन मेरे दिल की आग बुझी नहीं है। इस टूटी हुई झोपड़ी को जला दो। युवा स्वामी पटेल की बात सुनकर उनके अपने साथी भी चौंक गए। उनमें से एक ने धीरे से कहा, स्वामी पटेल, यह मंडप की जमीन है, यहाँ आग लगाना सही नहीं होगा। डरते क्यों हो? युवा स्वामी पटेल ने अपनी आंखें घुमाई। अगर कुछ गलत होगा तो मैं संभाल लूंगा। यह मंडप की संपत्ति नहीं है, एक टूटी फूटी झोपड़ी ही तो है। इसे जला देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर सभी लोगों का डर दूर हो गया। उनमें से एक ने घास और आग का इंतजाम किया। युवा स्वामी पटेल ने मशाल उठाए। जलती हुई आग से उनका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, जीवप्ती, अगर तुम मुझे फिर मिले तो मैं तुम्हें मौत की दुआ मांगने पर मजबूर कर दूंगा। जैसे ही उन्होंने मशाल झोपड़ी पर फेंकने की कोशिश की, तभी उन्हें बगल से खून की बदबू आई। किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, यह क्या कर रहे हो? घर जला रहा हूं, युवा स्वामी पटेल ने बिना सोचे जवाब दिया। मेरा घर क्यों जला रहे हो? आवाज में थोड़ी नाराजगी थी। युवा स्वामी पटेल ने हैरान होकर देखा, तुम्हारा घर? पलटते ही उन्होंने जो देखा, उसे देखकर वह एक खरगोश की तरह कुछ कदम पीछे कूद गए। उनका चेहरा डर से पीला पड़ गया था और उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। उनके सामने जो आदमी खड़ा था, वह बेहद डरावना लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर खून के कई निशान थे। उसके कंधे पर एक बड़ा सा थैला था, जिसमें कुछ भरा हुआ था, लेकिन क्या था कोई नहीं जानता था। हवा चलने पर उसके फटे हुए पैंट से उसके पैर के बाल दिख रहे थे। जो सबसे भयानक था, वह उसकी बदबू थी। खून और पसीने की मिली जुली बदबू इतनी भयंकर थी कि युवा स्वामी पटेल को उल्टी आ गई। उसकी हालत एक भिखारी जैसी थी, जो सैकड़ों घरों से भीख मांग कर आता है। युवा स्वामी पटेल ने ध्यान से उस आदमी को देखा। वह उन्हें बहुत जाना पहचाना लग रहा था।
अचानक उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ मारा। जीवप्ती त्रिपाठी। और कौन हो सकता था? हालांकि उसका चेहरा धूल से ढका था, फिर भी युवा स्वामी पटेल ने उसे पहचान लिया, क्योंकि दोनों के बीच दुश्मनी बहुत पुरानी थी। जीवप्ती ने भी युवा स्वामी पटेल को पहचान लिया। उसके सफेद दांत चमक रहे थे और उसने हंसते हुए कहा, अरे, ये तो वही छोटा भाई है जो काले बेर के शहर में अपना पराक्रम दिखा रहा था। युवा स्वामी पटेल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, जीवप्ती, तुमने खुद ही मौत को बुलाया है। क्या तुम मुझसे लड़ने आए हो? जीवप्ती ने माथे पर बल डालकर पूछा। और क्या? युवा स्वामी पटेल ने गर्व से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ? अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते थे तो सीधे मेरे पास आते। मेरा घर क्यों जला रहे हो? जीवप्ती ने पूछा। युवा स्वामी पटेल ने तुरंत मशाल नीचे फेंक दी और उस पर पैर रखकर उसे बुझा दिया। उसे ऐसा करके बहुत राहत मिली। इस बीच वहां मौजूद लोगों को भी होश आया। अब वे समझ गए थे कि जीवप्ती युवा स्वामी पटेल के डर से नहीं, बल्कि किसी और वजह से बाहर गया था। लेकिन उसने ऐसा क्या किया था कि उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी? उसके कपड़ों पर खरोंच और खून के निशान थे। ये देखकर लग रहा था कि वह किसी से जीवन मरण की लड़ाई लड़कर आया है। क्या आप जानना चाहेंगे कि जीवप्ती की यह हालत कैसे हुई? आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवप्ती त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों।